हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से अगस्त बैच का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इनिशियली पहले इकोनॉमी थोड़ा जाना ताकि पता रहे कि इकोनॉमी में कौन से पैरामीटर होते हैं जो शेयर बाजार को इफेक्ट करते हैं। फिर हम लोग ने इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी जानकारी ली कि कैसे मुझे पता चले कि ग्रोइंग इंडस्ट्री मतलब धंधा कौन सी और ज्यादा आ रहा है। जिधर धंधा बढ़े ज्यादा उधर मेरे को फोकस करना है, राइट। एक बार मुझे पता चला कि ओके, ये कुछ इंडस्ट्री है जहां पे ग्रोथ आता जा रहा है। ग्रोइंग इंडस्ट्री ध्यान में आने के बाद अब मैं क्या करूं, वो इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी खरीदूं। तो ग्रोइंग इंडस्ट्री में से जब हम कंपनियां सिलेक्ट करते हैं तो कुछ पैरामीटर दोस्तों देखे जाते हैं, जो पैरामीटर के बेस पे हमें अंदाज आता है। पैरामीटर कैसे होने चाहिए दोस्तों? महंगा सस्ता नहीं। महंगा सस्ता कोई पैरामीटर ही नहीं होता है। पैरामीटर होता है कि ये कंपनी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाले शॉर्ट टर्म में, राइट। मैं हूं कि लेता जाऊं कंपनी को, और कंपनी है कि फंसती जा रही है, लोगों को पैसे नहीं देती जा रही है, तो बुरे हाल हो सकते हैं अपने। लिक्विडिटी जिसे हम कहते हैं, राइट। हम कुछ सॉल्वेंसी रेशियो देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या ये कंपनी का बेस सही में स्ट्रांग है, ये आने वाले वर्षों तक क्या मुझे कमा के दे सकती है। दोस्तों, जब आप बरसों की बात करते हो तो उसमें पहला पैरामीटर तो ग्रोथ आता ही है, क्योंकि ग्रोथ नहीं होगा तो वो खाली कंसिस्टेंट कमा के देगी, पर वो कमाई बढ़ेगी नहीं तो आपके काम नहीं लगेगी। दोस्तों, अगर आपको 1 लाख रुपया हर साल का डिविडेंड का आता जाता है और वो बढ़ता ही नहीं है, तो वो आज आपको 1 लाख रुपया काम का है, वो 5 साल बाद कोई काम का नहीं है, क्योंकि 5 साल बाद यही लाख रुपए से जो आज खरीद सकते हो चीजें वो नहीं खरीद पाएंगे। तो अपनी अर्निंग, जो हमें पैसिव इनकम जो अलग अलग कंपनियों से आती है, वो महंगाई से डबल स्पीड से बढ़नी चाहिए दोस्त। अब अपना जीडीपी अच्छा बढ़ रहा है तो महंगाई से तो आपकी इनकम बढ़ेगी ही ना, पर वो तब होगा जब हम ग्रोइंग इंडस्ट्री में रहेंगे। तो इसीलिए ग्रोइंग इंडस्ट्री का नंबर पहले लगता है। आपने ग्रोइंग इंडस्ट्री में से कंपनी ले तो ली दोस्तों, आपकी कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ता जा रहा है साल दर साल। दिस इज टाइम फ्रेम। ध्यान रखना दोस्तों, ये एक्सिस टाइम की एक्सिस है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आपकी कंपनी के सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट। क्यों बढ़ रहे हैं? आपका देश बढ़ता जा रहा है, कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, पेनेट्रेशन बढ़ता जा रहा है, लोग पैसा ज्यादा खर्च सकते क्वालिटी पे। नई टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट आपके सेक्टर में आती रहती है, लोग पुरानी जो प्रोडक्ट होती है हो सकता है बहुत बार वो भंगार में दे देते हैं और बाद में नहीं ला देते, एक्सचेंज में दे देते, वापस ला देते नहीं। तो ये साइकिल चलती रहती है और आपकी कंपनी का धंधा बढ़ता रहता है। इसे दोस्तों कहते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। जब भी दोस्तों आप भविष्य में सुनो कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बढ़िया हुआ कोई भी कंपनी का, तो समझ जाओ ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेल्स की बात चल रही है। दोस्तों, आपकी कंपनी में जब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ अच्छा रहता है यानी सेल्स बढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कंपनी ली, कंपनी का धंधा तो जबरदस्त बढ़ा, पर आज मैं देख रहा हूं 10 साल हो गए मेरी कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ा ही नहीं, प्रॉफिट तो ऐसा ही रहा। अगर ऐसा हुआ तो काम का दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो हमारे 10 साल बिगड़ेंगे दोस्तों। और पैसे से कीमती साल होते हैं। टाइम इज मोर वैल्यूएबल, राइट और रॉन्ग? ये कंपनी में क्या हुआ, धंधा बढ़ा क्योंकि देश बढ़ रहा है, क्योंकि लोग खर्च रहे हैं, तो सेल्स मिलता गया। पर कंपनी का मैनेजमेंट कैपेबल नहीं था कि ये सेल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाता। सारा खर्चा हो जाता, आधा प्रॉफिट तो बैंक ले जाती, इतनी डेप्ट भरी हुई थी। तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़े नहीं, 10 साल बाद भी हम देख रहे हैं मुझे यहां पे अगर लाख रुपए डिविडेंड आता था, इधर भी लाख आ रहा है, तो ये तो नुकसान हो गया, क्योंकि महंगाई बढ़ गई 5-6% से और मेरे को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ये कोई फायदा नहीं है शेयर बाजार का दोस्तों। अपनी इनकम कितने परसेंटेज से बढ़नी चाहिए दोस्तों?
डबल टू इन्फ्लेशन, है ना, महंगाई से डबल बढ़नी चाहिए। महंगाई 6% है, 12% का तो मिलना चाहिए ना। अब पॉसिबल, ये जरूरी नहीं आपको 12% से आपकी अर्निंग बढ़े, पर यार अपना तो जीडीपी भी कितना बढ़िया है। मतलब जब अपना जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ रहा है तो क्यों ना बढ़े अपनी इनकम। एक सपोर्ट है यहाँ पे आपको, इकोनॉमी का सपोर्ट इसे कहते हैं, है ना। तो जब आपको इकोनॉमिकल सपोर्ट हो, ऐसा ना हो इतना बढ़िया टाइम चल रहा हो इंडिया का और फिर भी मेरी कंपनी ऐसी थी कि 10 साल बाद प्रॉफिट हो ही के वो ही रहे, तो वेल्थ नहीं बनेगी इसमें। इसीलिए दोस्तों ये जो चैप्टर है आपका क्वालिटी, सर्चिंग टॉप क्वालिटी कंपनीज का चैप्टर बनता है। जैसे दोस्तों बड़ी कंपनियां बनती है टॉप क्वालिटी पीपल से। सही बात है कि गलत बात है दोस्तों? जितना कंपनी अपने एम्प्लॉइज को और स्किल सिखाती है, स्किल बिल्ड कराती है, कंपनियां बड़ी बनती है। कंपनियां बड़ी बनती है टॉप क्वालिटी पीपल से। उसी प्रकार से आपका पोर्टफोलियो बड़ा बनता है टॉप क्वालिटी कंपनी से, राइट। तो हमें ग्रोथ देखने के बाद ये देखना है कि मेरी जो कंपनी है ये सेक्टर में आज मैं पैसा लगा रहा हूं इन एनी ऑफ दिस सेक्टर, जितने भी सेक्टर आपके सामने कहीं भी आप पैसा लगा रहे हो, ये कल उग के निकलना चाहिए दोस्तों। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है ना कि बाजार अच्छा चलता है तो उनके पैसे बढ़ते हैं, पर वो इतने अच्छे नहीं बढ़ते दोस्तों। 10 साल बीत गए अपने, बाजार चल गया, पैसे अपने इतने अच्छे नहीं बढ़े, तो वो क्या हुआ, अपना अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो इन सब सेक्टर में से मेरे को ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो मुझे आज पैसा दे, जो मुझे कंटिन्यू पैसा दे, जो मुझे आने वाले समय में इतना पैसा दे कि वो बढ़ता जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों चीजों का संगम होता है, सेल्स ग्रोथ का। और दूसरा कौन सा दोस्तों बताओ आप लोग, क्या बढ़ना चाहिए सेल्स के साथ? क्या? चैट बॉक्स इज ओपन। इट्स वेरी सिंपल, प्रॉफिट। प्रॉफिट, एब्सोल्युटली राइट। अगर आपकी कंपनी का ये दोनों चीज बढ़ रहा है तो वेल्थ क्रिएट होने से कोई रोक ही नहीं सकता है दोस्तों। टॉप लाइन भी बढ़ गया, फिल्टर होके जो पैसा आता है सबको देने के बाद वो प्रॉफिट भी बढ़ गया, तो कौन रोक सकता है वेल्थ क्रिएशन में? अगर कंपनी का कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ रहा है मतलब आपके वैल्यूएशंस बढ़ते जा रहे हैं। आपके वैल्यूएशंस बढ़ रहे हैं दोस्तों, भाव देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों हम लोग लेते टाइम जब पोर्टफोलियो बनाते हम पहली चीज तो भाव देखते ही नहीं है। हम ये देखते कि आज ये वैल्यूएशन इतनी है, ये कल कहां पहुंचने वाली है, चलो पैसा लगाओ, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज लिक्विडिटी, सोलवेंसी, ये दोनों चीजें बढ़िया होनी चाहिए। अगर सस्ती कंपनी हुई तो वो ज्यादा से ज्यादा डबल हो सकती है, और डबल का अपना टारगेट नहीं है, डबल तो यूं ही खिलते खिलते कंपनियां हो जाएगी, राइट। तो डबल कैसे होगी? खाली वैल्यूएशन सुधरने से। पर वेल्थ कब बनेगी? मल्टी ईयर रैली जिसे हम कहते हैं। मल्टी ईयर रैली तब मिलेगी जब ये सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ेंगे। तो समझ लो आपकी जो फाइट है आने वाले 10-15 साल की, ये कोई बहुत बड़ी फाइट नहीं है। ऐसा नहीं हमको बहुत मुश्किल काम करना है, हमको खाली ये ध्यान रखना है जो कंपनी में मैं पैसा लगाऊं उसका धंधा बढ़ता जाए और उसका प्रॉफिट बढ़ता जाए। ये दो क्राइटेरिया पार हो गए, नहीं पार हो गई, बढ़िया पैसे बनेंगे दोस्तों। ऑल राइट। सो यहाँ पे मैं जब चेक कर रहा था आप लोगों के डेटा, वेरी गुड, आप लोगों ने काफी अलग अलग सेक्टर में काम किया हुआ है। इन रियल सेंस हमें मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर देख रहे हैं, क्योंकि कोई सेक्टर रहने नहीं चाहिए, राइट। क्यों नहीं रहने चाहिए? ऐसा ना हो कि एसेट मैनेजमेंट ग्रोइंग सेक्टर हो और यहां पे कुछ मिस कर ले हम, राइट। मुझे प्रसाद ने बताया कि आप लोग लिंक नहीं कर पा रहे थे स्प्रेडशीट। देखो क्या हुआ, जैसे ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे आया तो यहाँ पे ऑलरेडी लिंक किया हुआ है पर ये गलत हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखो दोस्तों, यहाँ पे जब मैं एसेट मैनेजमेंट पे आया
ये जो चीज दिख रही है लिंक की हुई, उसे मुझे रिमूव लिंक करना पड़ेगा। हो गई रिमूव लिंक। अभी मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देखो लिंक कर सकता हूं मेरे डेटा से, राइट। तो यहाँ और कई कंपनियां हैं जो बड़े काम की है। डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी, पोर्टफोलियो में होने वाली चीज है, ये होना ही चाहिए, राइट। देयर आर सेवरल कंपनीज विच वी नीड टू चेक, राइट। तो वो आपको देखना है। गारमेंट्स, एपरल, धमाकेदार इन लोगों के धंधे हो रहे, लोग इतने खर्च कर रहे हैं ना कपड़ों के पीछे, अमेजिंग। बहुत पैसा इन लोगों का बढ़ने वाला है, चेक करना पड़ेगा। फर्नीचर, होम फर्निशिंग, दिवाली आई इसलिए ये नहीं हो रहा है, पर अभी तो हर महीना दिवाली चल रही है कंपनियों की, क्या पैसा आ रहा है यहाँ पे, राइट। सो देयर आर टू मेनी कंपनीज, मैं एक एक नहीं कहूंगा, पर यहाँ पे बहुत से सेक्टर है जो गौर करने के लायक है, तो इनको देखने चाहिए हम लोगों को। अभी आप लोगों ने जितने सेक्टर पे काम किया हुआ है, राइट, उतने सेक्टर की हम थोड़ी बातचीत करते कि चलो आपने कितना काम किया, बराबर। देखो मैं, मेरा जो टेस्ट सेक्टर था जिसपे मैंने काम करके आपको बताया था, डाइवर्सिफाइड रिटेल, राइट, देखो कितना आसान हो गया अपना काम। सबसे बड़ा मार्केट कैप किसको मिल रहा है? डीमार्ट। तो दूसरे तो सब बच्चे हैं, कोई कंपनी नहीं है दोस्तों यहाँ पे। डीमार्ट के टक्कर की मार्केट कैप में 3 लाख करोड़, मतलब क्या हुआ, जबरदस्त मार्केट कैप है। धंधा 31,000 करोड़, कोई है क्या कंपटीशन में? कोई नहीं है टक्कर में, राइट। ये आपकी रिलायंस रिटेल है, इसलिए मैंने अलग डिटेल ली है, वो डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है। जब रिलायंस रिटेल को आप देखते हो तो डीमार्ट भी बच्चा हो जाता है, राइट। पर दूसरी तो कोई कंपनी आएगी नहीं नजदीक। लिस्टेड स्पेस में देखोगे तो डीमार्ट इज लार्जेस्ट, राइट। तो ये जो लिस्टेड स्पेस हमने यहाँ पे लिया, डीमार्ट का मार्केट कैप धमाकेदार, सेल्स कोई छू नहीं सकता है सेल्स को। अगर इसमें से ये नीचे वाली मैं देखता हूं, ज्यादातर लोगों को इन कंपनियों में इंटरेस्ट है। वीमार्ट ले लेते, स्पेंसर ले लेते, शॉपर स्टॉप ले लेते, क्यों? क्योंकि ये कल डीमार्ट बनेगी। ये नहीं बनेगी डीमार्ट, पर डीमार्ट जो है वो टीसीएस जरूर बनेगी। क्यों? क्योंकि टीसीएस एक जमाने में इतनी कंपनियां थी उसके सेक्टर में, पर टीसीएस के पंख उग रहे थे, वो सबसे जब तगड़ा धंधा कर रही थी, क्वालिटी पैरामीटर अच्छे थे, तब जाके आज टीसीएस टीसीएस बनी है। उसी प्रकार से अलग अलग सेक्टर की जो लीडिंग कंपनियां होती है वो कल बहुत बड़ी होने वाली है। तो ये सब के पीछे मत दौड़ो दोस्तों। पूछो तू क्यों डीमार्ट जितना धंधा नहीं कर पाता भाई? सेम बिजनेस कर रहे हो तुम लोग, पर डीमार्ट अगर ये कर रहा है तो उसमें कुछ है खास। डीमार्ट धंधा कर रहा है, प्रॉफिट देखो अमेजिंग। यार किसी ने प्रॉफिट ही नहीं किया पिछले साल, वेरी बैड। किया क्या किसी ने प्रॉफिट? नन ऑफ द कंपनीज मेड प्रॉफिट एक्सेप्ट योर वीमार्ट। और वीमार्ट का भी प्रॉफिट कितना? खाली 12 करोड़, 6,000 करोड़। ये इन्होंने 1,500 करोड़ धंधा किया दोस्तों, और घर कितना ले गए? 12 करोड़। एक पोस्ट वायरल हुई हुई है सोशल मीडिया पे, कोई आईटी का बंदा था, उसने लिखा कि मेरी कंपनी के बाहर एक पानी पूरी वाला है, वो महीने की लाख रुपए की पानी पूरी बेचता है, और मेरा पगार 50,000 है। तो बोलते हैं पानी पूरी वाले तो यार मेरे से ज्यादा कमा रहे हो, तो कुछ उसका पढ़ाई नहीं किया और मेरे को पगार 50,000 मिल रही है, कितना बुरा है। दूसरा, वो आके 3-4 घंटे में काम निपटा के चला जाता है, और मेरा है कि ठिकाना नहीं है दिन का। वो जो देख रहा है आईटी का बंदा, वो देख रहा है सेल्स, वो ये देख रहा है ये 1,600 करोड़ का धंधा किया विमार्ट ने, पर उन्होंने ये देखा कि सही में घर में वो कितना ले गए, क्या रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं है? दोस्तों धंधा एक बात है, प्रॉफिट एक बात है। ऐसा कंपैरिजन करके हम अपने आप को डिमोटिवेट करेंगे। जो अपना 50,000 जो आपका आया वो सीधा बैंक में आया है, डायरेक्ट बैंक में, कोई खर्चा नहीं है उसमें। पर ये जो लाख कमा के जा रहे हैं, इसमें इसका मार्जिन होगा 10,000, 20,000, 25,000, राइट। और हम देख रहे हैं कि वो आके 3-4 घंटे खड़ा रहता है, और वो जो तैयारी करता है घर से, सुबह से लगा होता है बेचारा, राइट। तो ऐसे हम लोग खाली सेल्स देखेंगे काम नहीं बनेगा, हमको प्रॉफिट देखना होगा यहाँ पे, है कि नहीं? सो वी कैन सी अ वेरी स्मॉल मार्जिन हियर, जस्ट 1%, नॉट इनफ,
ये 1% मार्जिन होते हैं ना दोस्तों, तभी जब मुश्किल समय आता है तो अपनी कंपनी लॉस कर लेती है, राइट। हमेशा अच्छे मार्जिन वाले में रहो। देखो कितना क्लियर है, अभी मेरे को पता नहीं चल रहा है कि क्यों डीमार्ट लोगों ने सिलेक्ट नहीं कर पाए। ये इसका जब से आईपीओ आया हम इनने इसमें माल लिया और हम हर फॉल में ले रहे, पर कभी ऐसा सपने में भी नहीं आया कि हम इसमें से कुछ और ले, क्योंकि वो टूटा हुआ है। अब ये टूटे हुए होते ही है और वो रहते हैं टूटा हुआ, और ये जो कंपनियां होती है ये महंगी रहती है, क्योंकि अच्छी है, अच्छी चीज महंगी मिलेगी, राइट। प्लेन का भाड़ा प्लेन का भाड़ा है, रिक्शा का रिक्शा का है, बराबर की नहीं। सो इट्स अ वेरी सिंपल। हमने क्या देखा दोस्तों, धंधा देखा, फिर हमने मार्जिन देखे, राइट। बहुत सी आइडिया क्लियर हो रही है हमारी। हमने डेप्ट पेइंग कैपेसिटी देखा, राइट। ये फ्यूचर रिटेल को क्यों प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि डेप्ट ही डेप्ट थी, इनकी डेप्ट पेइंग कैपेसिटी नेगेटिव थी दोस्तों। आज से नहीं, ये बरसों से कभी हमने रिकमेंड ही नहीं किया। जब डीमार्ट नहीं था तभी भी, तब ये सेक्टर ग्रोइंग था, पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी दोस्तों ये सेक्टर में। डिमांड के आने के बाद अपॉर्चुनिटी खुली। मैं नहीं कहता हूँ बहुत बार ये सेक्टर बहुत अच्छा है, पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ध्यान रखना, कभी कोई कंपनी आए तो इन्वेस्ट करने का। ऐसे बहुत से सेक्टर है, बेवरेजेस उसमें से एक है, राइट। वेलनेस एक सेक्टर है, वो बहुत बढ़िया सेक्टर, बट यू डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी, है ना। ऐसा ही जब अपॉर्चुनिटी आए तब लेने का। यहां पे आपने, मैं वापस से स्टेप टू स्टेप रिपीट करता हूं। फर्स्ट इज मार्केट कैप, कम से कम हमें आइडिया देती है, राइट। सेकंड इज सेल्स, ये अपनी आइडिया को हकीकत बताती है क्यों। थर्ड इज कुछ घर ले गए कि नहीं, या वो पानीपुरी वाले जैसा हुआ। फोर्थ इज टेप पेइंग कैपेसिटी, और आखिरी फिफ्थ इज रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, कि जो मालिकों ने लगाया वो भी कुछ कमा रहे कि नहीं। तो मालिक नहीं कमा रहा है, अपना नंबर तो पता नहीं कब लगेगा, लगेगा क्या, राइट। कितना लेट लगेगा, राइट। तो ये 5 पैरामीटर आपको दोस्तों बहुत बड़ी आइडिया दे सकते हैं। इसके अलावा के जो पैरामीटर है वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी पैरामीटर सोल्वेंसी का क्लियर नहीं किया है। ये एक है खाली आईसीआर वाला, राइट। बाकी हमें डेप्थ देखना चाहिए, अभी हमने नहीं देखा है। लेकिन मुझे बताओ, आपको मार्जिन से पता चला कि नहीं कि किसमें डेप्थ ज्यादा है। क्यों, क्यों ये सबके इतने बुरे मार्जिन है, क्योंकि डेप्थ ज्यादा है, लीज लायबिलिटी ज्यादा है, तो सब पैसा वही लोग खा जाते हैं, तो बेचारों के हाथ में कुछ रहता नहीं है। तो जब आप मार्जिन दोस्तों देखते हो तो कुछ डेप्थ की आइडिया आ जाती है, राइट। तो ये 5 पैरामीटर देख के भी हम कम से कम अंदाज लगा सकते मेरे को ध्यान किधर रखना है। ऑलराइट दोस्तों, मैं उम्मीद रखूंगा आप लोग अपने अपने सेक्टर में कम से कम इतना काम कर पाए होंगे, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी भी एक बार आपने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया, ऐसा नहीं होगा कि चल अभी इधर चला जाऊं, चल अभी उधर चला जाऊं, राइट। क्योंकि सब देख के लेंगे अपन लोग। तो मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने यहाँ पे देखा काफी लोगों ने बढ़िया होमवर्क किए हुए, ग्रेट। कौन है जो सबसे पहले अपना होमवर्क चेक कराना चाहते हैं। हम आपकी सेक्टर चेक करेंगे, आपके होमवर्क से दूसरों लोगों को सीखना मिलेगा, राइट। पर मेरी ये बात याद रखना, अगेन मैं कह रहा हूं, एक दो सेक्टर से कभी कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। हर एक चीज में कितने एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, मिनिमम, मिनिमम कितने, 21, 21, 21 तो अनुभव होने चाहिए, फिर बोलने का ये अच्छा है ये बुरा है। तो वैसे ही 21 सेक्टर अलग अलग व्यक्ति के देखने के, नीलेश भाई ने क्या किया है, दक्षय भाई ने क्या किया है, अमर जी का सेक्टर देख लिया, जयप्रकाश जी, जितेश भाई, आपने अलग अलग लोगों के सेक्टर चेक किए, तो वाइड आइडिया मिलती है, बराबर है। सो लेट मी ओपन द चैट बॉक्स। यहां पे चैट बॉक्स में को तो मेरे को कोई नाम दिखा नहीं है। हैंड रेस किसने किया हुआ है, नीलेश भाई ने किया हुआ है। ओके नीलेश भाई, यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नीलेश भाई। और जब हम नीलेश भाई का सेक्टर देख रहे हैं, मीनवाइल किसी को कोई क्वेरी होता है उनके काम में, तो डेफिनेटली यू कैन रेज योर हैंड, और हम आपसे बातचीत उस समय भी कर लेंगे।
राइट? सो यस नीलेश भाई, आपने जो सेक्टर्स में काम किया है, एयरलाइन वेरी गुड, बैटरीज, फिर कास्टिंग एंड फोर्जिंग, जनरल इंश्योरेंस, वो नहीं किया है अभी सर। हाँ ओके, हॉस्पिटल और एलएनजी सीएनजी पीएनजी सप्लायर, ग्रेट। कौन सा सेक्टर में ओपन करूं सर अभी? एलपीजी वाला सर, उसमें कुछ क्वेरीज भी थी, डाउट भी था इसलिए। राइट, चलो ओपन कर लिया मैंने। राइट, अभी कितनी कंपनियां हैं सर आपके में? 5। या 5 कंपनीज है यहाँ पे। तो ये 5 कंपनी का जब आपने डेटा देखा तो आपको सर क्या समझ में आया यहाँ पे? सर पहले मुझे रविंद्र फोन को, सर ये अदानी टोटल गैस है, उसका हाँ जी, मार्केट कैप भी ज्यादा है। राइट, सही बात है। उनका सेल्स वो हम्म, आईजीएल एमजीएल से कम है। बहुत कम है, करेक्ट। हाँ, तो उसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस 3000 अप है, और उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन वो सर आईजीएल। भाव देखो ही नहीं, प्राइस अभी देखो ही नहीं आप, प्राइस कोई काम की नहीं है। ओके प्राइस के सर। अलावा की बात करते हैं अपन, हाँ प्राइस तो, बाद में आएंगे, है ना? हाँ हम्म, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स के हिसाब से देखें हाँ तो आईजीएल और एमजीएल का अच्छा है। बराबर है सर। तो वो, सबसे पहली चीज आपने मार्केट कैप बताया, बराबर ना? हम्म, तो सबसे बड़ा मार्केट कैप पूरे सेक्टर में किसका है? अदानी अदानी, टोटल गैस का। अदानी टोटल गैस। अब हम्म, मतलब बड़ा मतलब ये कितना बड़ा है? ह्यूज है, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जैसे हाँ, कोई छू ही नहीं सकता है इनको। हम्म, राइट, देखो कभी भी कोई सेक्टर देखे ना तो उसमें बहुत बार ऐसा हम सोच सकते हैं कि कोई कंपनी जो न पहले नंबर पे है, राइट, फर्स्ट नंबर वाली कंपनी को दूसरे नंबर, तीसरे नंबर या 10वें नंबर वाली कंपनी छू सकती है, ऐसा नहीं है नहीं छू सकती है। ये हो सकता है कि ये कंपनी सबको टक्कर मार के नंबर 1 हो जाए, पर ये तब हो सकता है जब ये कंपनी कितने का ग्रोथ करे? ये सबसे बहुत ज्यादा, है ना? हम्म, मान लो ये कंपनी 30% का ग्रोथ करती है, इंडस्ट्री अच्छी है तो ये ग्रोथ करती जा रही है, पर अगर ये 30% करती है तो ऐसा होगा कि ये सब बिल्कुल ग्रोथ नहीं करेंगे, ना वो तो करेगी ही ना। ये सब भी ग्रोथ करेंगे, है ना? तो हम्म, जनरली ऐसा नहीं होता है कि कोई कंपनी आई और एकदम आगे निकल गई, बराबर है? पर यहाँ पे आपके सेक्टर में मैं देख रहा हूं मार्केट कैप अदानी टोटल गैस को जबरदस्त मिल रहा है, और फिर दूसरे तीसरे नंबर पे कौन है सर? आईजीएल एमजीएल, या पेट्रोनेट एंड आईजीएल, पेट्रोनेट एंड आईजीएल, हाँ। बराबर कि नहीं? हम्म, ओके, सर इसमें सेल्स, सिर्फ, हाँ बोलो बोलो। सर इसमें यही पॉइंट पे आता हूँ कि मार्केट कैप तो वो जो शेयर का प्राइस है उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। बराबर है, तो उनका प्राइस उतना ज्यादा, मार्केट कैप अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैप बढ़ेगा ही। मैं बराबर है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख रहा था, तो हम्म, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो है पेट्रोनेट का ज्यादा, लेकिन बराबर है। एनपीएम के हिसाब से आईजीएल एंड एमजीएल हम्म, वो मुझे वो अदानी से ज्यादा लगा। बराबर मार्केट है, इतना है, सेल्स भी इतना राइट, है, फिर भी इसमें इतना कम है बिल्कुल सही इसलिए। बात है सर आपकी। देखिए मार्केट कैप ज्यादा या कम किसकी वजह से हो सकता है? खाली प्राइस नहीं सर, दो ओके, चीजें मार्केट कैप में लगती है, कौन सी? प्राइस को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? शेयर। यस वेरी गुड, नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। तो हम्म, ये दोनों के बढ़ने से मार्केट कैप बड़ा हो सकता है, बराबर कि नहीं? हम्म, अब मार्केट कैप चलो हमने मान लिया इनका बड़ा है, राइट, हमने हाँ, मार्केट कैप में नंबर 1 नंबर अदानी को दे दिया है। अब हम दूसरे पैरामीटर देख रहे हैं सेल्स के। तो हम्म, सेल्स सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, कौन है लीडर धंधे में? पेट्रोनेट। पेट्रोनेट, मतलब पेट्रोनेट का धंधा इतना है कि कोई छू ही नहीं सकता है, हम्म, ना ये अदानी छू सकती है, बरा ना? 10 गुने से ज्यादा धंधा है अदानी हाँ, से पेट्रोनेट का। तो हम्म, पहला प्रश्न अपने को होना चाहिए कि ऐसा क्यों कि 3,000 करोड़ वाली कंपनी को 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है, एग्जैक्टली। और 40,000 करोड़ वाली कंपनी को अपने धंधे जितना भी मार्केट कैप नहीं मिल रहा है? देखो धंधे हम्म, जितना तो होना चाहिए ना। हम्म, कि भी एक मैं कंपनी बता रहा हूं जो साल का 40,000 करोड़ का धंधा करता है, वो खरीदने के लिए मुझे खाली 30,000 करोड़ भरने, राइट? हम्म, ये भी देखो,
यहाँ पे, ऐसा क्यों? हाँ, कोई आइडिया सर? उसकी डेप्थ ज्यादा हो सकती है। हो सकती है। देखो दूसरा क्या पैरामीटर हो सकता है, पहला ये देखने का मार्केट कैप के बाद अगर कंपनी का सेल ज्यादा हो पर मार्केट कैप नहीं मिल पा रहा हो, मार्केट कैप नहीं मिलने का मतलब इन्वेस्टर बुलिश नहीं है, बराबर कि नहीं? क्या हुआ सर? इन्वेस्टर बुलिश। बुलिश नहीं है। तो ये इन्वेस्टर भी पागल नहीं होते, मतलब बरसों से निवेश कर रहे हैं, ये क्यों बुलिश नहीं है? तो उसके दो कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1 में यहाँ पे लिखता हूं ग्रोथ पैरामीटर, राइट। मैंने पहले ही बताया, जो कंपनी हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करेगी वहां पे अपनी वेल्थ की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। जरूरी नहीं है वेल्थ बनेगी, पर प्रोबेबिलिटी उसी की है जिसका धंधा बढ़े। सही बात है सर? हम्म। तो पहली प्रोबेबिलिटी कौन सी यहाँ पे हुई? ग्रोथ हो सकता है दूसरी कंपनी का ज्यादा हो, और दूसरा क्वालिटी हो सकता है दूसरी कंपनी की ज्यादा हो। ये दो पैरामीटर की वजह से मार्केट कैप मिलता है। तीसरा कंसिस्टेंसी, राइट। कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी नहीं करती है ना, कभी कभी लॉसेस कर देती है, तो भी उसको मार्केट कैप नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा सर कि क्यों अदानी को मार्केट कैप इतना मिल रहा है और पेट्रोनेट जो इतना जबरदस्त धंधा कर रही है उसको नहीं मिल रहा है। क्या यहाँ पे ग्रोथ की कमी है, क्वालिटी की कमी है, कि कंसिस्टेंसी की कमी? बराबर सर? बरोबर सर। यहां तक क्लियर हुआ आपको? हाँ, क्लियर क्लियर सर। ओके। इंडिया में एक चौथी चीज होती है, देखी जाती है, फोर्थ चीज, जिसके कारण भी कम मार्केट कैप होता है। क्या? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, क्योंकि अपना 1991 से पहले तो इन्हीं लोगों का राज था, बराबर। ये तो बाद में सब प्राइवेट कंपनियां आई, तो सब जान चुके हैं कि उन कंपनियों में क्या होता है, राइट। उसमें बहुत सी गवर्नमेंट की कंपनियों में क्या होता है कि ऐसा भी नहीं है कि वो कंपनियों का मैनेजमेंट पूरा है, पर उनका टारगेट प्रॉफिट करने का नहीं होता है। उनका टारगेट क्या होता है? सर्विस। सर्विस देना। राइट, कि भाई वो सोचते हैं कि भाई सरकार का टारगेट है कि हर गांव तक प्रोडक्ट पहुंचे, हर एक गरीब आदमी तक पहुंचे। तो वो एसबीआई नहीं सोचेगी कि मेरे को खाली मेगा सिटी में ज्यादा बैंक का मेरा नेटवर्क बढ़ाना है क्योंकि वहां पे लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं। उनका टारगेट है वो जो गांव है ना, वो पिछड़ा हुआ, जहां पे लोग सिटी नहीं आ पा रहे, उनको वो गांव में भी सेवा मिलनी चाहिए। वहां पे आपकी बैंक लॉस ही करने वाली है, पर प्रॉफिट लॉस का लेना देना नहीं है गवर्नमेंट में। उनको क्या है? सर्विस, राइट। तो बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट की कंपनियों को क्या मिलता है? कम मार्केट कैप, मार्केट कैप। राइट। तो यहां पे आपकी जो पेट्रोनेट है, जो एमजीएल है, और जो आईजीएल है, ये तीनों तीन कंपनी पीएसयू सेक्टर की हुई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हुई, राइट। तो ऑब्वियस है कि तीनों को मार्केट कैप ऐसा नहीं मिलेगा, थोड़ा डर रहता है, कम मिलता है मार्केट कैप, बराबर है? ओके ओके, समझ गया सर। राइट, ओके। बुरी नहीं है कंपनियां, बहुत अच्छी कंपनियां है। आईजीएल भी एकदम बढ़िया कंपनी है, एमजीएल भी बढ़िया है, पेट्रोनेट भी बढ़िया है। इनका ग्रोथ अदानी जैसा हो ही नहीं सकता है सर, राइट। क्योंकि अदानी क्या है ना, टारगेट लेके बैठा है, सर पे डेप्ट लेके बैठे हैं, जबरदस्त बड़ी उनके सर पे डेप्ट है, तो उनको तो ग्रोथ करना ही है। तो ये लोग जबरदस्त ग्रोथ करेंगे और उनसे टक्कर नहीं ले सकते दूसरे लोग, राइट। समझ गया सर। या तो ग्रोथ पैरामीटर है यहाँ पे। ये तीनों धंधा क्या करती है वो जानते हो ना सर आप? वो नहीं मैंने सर डिटेल में देखा है। ओके, थोड़ा यूं ही जस्ट अंदाजा कि सब ये जो आपका जो टॉपिक है ना, यही इनके वो धंधे गैस हैं। का ही है, एलपीजी सीएनजी गैस हाँ, होगा। देखो आप कौन से शहर से हो? राजकोट सर। अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ राजकोट। तो अपना राजकोट में गैस पाइपलाइन आ गई घर पे? आ गई। आ गई ना। वो कौन प्रोवाइड करता है सर? गुजरात गैस। गुजरात गैस। तो गुजरात गैस भी एक कंपनी है यही लाइन में जो हाँ। आपका एलपीजी प्रोवाइड करता है, राइट। वो, तो जैसे गुजरात गैस अपने को गैस देता है गुजरात में, वैसे ही महाराष्ट्र में कौन देता है? बॉम्बे में महानगर गैस, एमजीएल। एमजीएल। तो ये लोग वहां पे प्रोवाइड करेंगे।
दिल्ली मतलब नॉर्थ इंडिया में कौन देता है? आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस। तो इन सबके बिजनेस अच्छे हैं, सबके बिजनेस ग्रोइंग है, राइट। पर इतने ग्रोइंग नहीं जैसे अदानी के, बराबर ना। अदानी का जबरदस्त ग्रोथ है सर, एकदम बढ़िया, राइट। अब आ जाओ मार्जिन पे। तो मार्जिन का क्या हाल है सर? ये मार्जिन आपने कहां से लिखा? ये वो तो अंदर से ही लिया था नहीं, सारा। वो नहीं रखने का सर, फॉर्मूला डालने की। देखो ये आपने कंसोलिडेटेड देखा है कि वो जो कॉपी पेस्ट किया वही है? नहीं, कंसोलिडेटेड है। हाँ, तो देखो अभी जैसे आपने ये फिगर कंसोलिडेटेड डाली तो मार्जिन चेंज नहीं हो जाएगा? हाँ, देखो मैं कर देता हूं यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या करने का, इज इक्वल टू प्रॉफिट फिट डिवाइड बाय सेल्स। सेल्स। एंटर किया, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूं, राइट। और अभी ये नीचे के सब भी मैंने कर दिए। ओके सर। भले सेम हो पर हमेशा फॉर्मूला डाल ही देने की, ताकि आप यहाँ पे कुछ चेंज करो तो वो अपने आप हो जाए, ना ओके सर। बराबर। हाँ, वो ओके, मैं चेंज कर दूंगा राइट। दूसरे। तो हमने अभी तक ये देखा कि मार्केट कैप में अदानी ज्यादा है, धंधे में पेट्रोनेट बढ़िया धंधा कर रहा है एकदम, सारी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, मार्जिन आपके अदानी के, आईजीएल के, महानगर के अच्छे, राइट सर। राइट, यहां तक क्लियरिटी है? क्लियरिटी है सर। राइट। तो ये दोनों डेटा के आधार पे अभी भी आपकी अदानी टोटल गैस को ज्यादा मार्क मिल रहे हैं। इनका ड्रॉबैक एक है, वो याद रखने का। अदानी का ड्रॉबैक अभी तक जो आपने देखा उसमें इनका सेल्स कम है ना सर? हाँ, कम है। और आईसीआर दूसरों से कम है। हाँ, अभी अपन आईसीआर पे आते हैं तो आईसीआर भी बहुत कम है। 14 मतलब 20 कंफर्टेबल होता है, आईसीआर 20 यानी कंफर्टेबल, 20 से ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो आपकी महानगर और आईजीएल ये दोनों कंपनियों पे एकदम डेप्थ फ्री जैसी है, लो डेप्थ कंपनियां है, राइट। तो ये इनका आईसीआर डेप्थ पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, चिंता नहीं है। पर यहाँ पे आपका डेप्थ पेइंग कैपेसिटी इतना अच्छा नहीं है, राइट। हाँ, अदानी और पेट्रोनेट तो अपने को दोनों। दो ड्रॉबैक दिखे। ड्रॉबैक नंबर 1 अदानी का क्या है? धंधा छोटा है, छोटा मार्केट है इनका, ग्रोथ कर रहे हैं पर धंधा छोटा है। दूसरा क्या दिखा अपने को? डेप्थ पेइंग कैपेसिटी इनकी कंफर्टेबल नहीं है, मतलब इनके प्रॉफिट जो है वो बहुत वोलेटाइल रह सकते हैं, राइट। यहां तक क्लियरिटी सर? हाँ, क्लियर सर। ओके। ये सेक्टर में कोई भी जो कंपनी बड़ी है मार्केट कैप में, उसके दूसरे सब पैरामीटर इतने अच्छे नहीं है। जो धंधे में बड़ी है उसके भी दूसरे सब पैरामीटर अच्छे नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि वो हर जगह पे अच्छा कर रहे हैं। तो आपके पास कोई क्लियर लीडरशिप नहीं है सर, राइट। हाँ। है ना। बहुत सी बार क्या होता है, हमको लगता है नहीं मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आया कि क्या करूं। वो आपको कंफ्यूजन नहीं है, सेक्टर ही ऐसा है कि कोई क्लियरिटी नहीं है। क्लैरिटी अगर नहीं। एकदम हाई क्लियर सेक्टर हो ना सर, तो मैं वेटेज मेरा बढ़ा सकता हूं। जैसे डीमार्ट मेरे को दिखा कि एकदम क्लियर है, तो मैं वहां पे 5% वेटेज कर दूंगा तो भी चलेगा, राइट। मेरे पोर्टफोलियो का मैं बड़ा पैसा लगा सकता हूं। पर ये वो सेक्टर है जहां पे इतनी क्लियरिटी ना हो। अगर आप अदानी लेते हो तो कुछ बुरी बातें हैं, अगर आप पेट्रोनेट लेते हो तो उनकी भी कुछ नेगेटिव पॉइंट है, एमजीएल आईजीएल लेते हो उनके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो आपने कोई भी कंपनी सिलेक्ट की, आप 1-2% से ज्यादा पैसा नहीं डाल सकते सर। ओके। समझ में आया? क्योंकि क्लियरिटी नहीं है, समझे ना। उसी हिसाब से उनको वेटेज देना है, क्लियरिटी नहीं है। हाँ, हमको देखो आपको जितना ज्यादा वेटेज तब देने का जब कॉन्फिडेंस हो, हाई क्लियरिटी हो। जब ओके। बीच में बादल छाए हुए हैं तो कम वेटेज देने का। तुम पहले सुधरो, कंपनी को बोलो कि तुम पहले अपना आईसीआर सुधारो, फिर हम देखेंगे ना। अपने कहाँ पे आखिरी महीना है ये इन्वेस्टमेंट का, पूरी जिंदगी इन्वेस्ट करने वाले, तुम इंप्रूव तो हो, फिर हम करेंगे, ओके। राइट और सर। आईसीआर तो एवरी ईयर चेंजेबल ही रहेगा ना इनके, हाँ क्योंकि देखो आईसीआर चेंज होगा, पर ऐसा नहीं है कि पूरी कंपनी अचानक अच्छी हो जाएगी और अच्छी बुरी हो जाएगी, ओके। राइट। हम लोग बरसों से, जैसे आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस, हम बरसों से ट्रैक करते हैं। ये इनका धंधा भले इतना बड़ा नहीं है क्योंकि ये रीजनल प्लेयर है, हुए ना सर, रीजनल।
दिल्ली का। पेट्रोनेट पूरे भारत में धंधा करता है, इसलिए उसका धंधा एकदम मस्त है। पर आईजीएल खाली नॉर्थ इंडिया, एमजीएल खाली महाराष्ट्र। वो रीजनल प्लेयर है, एक रीजन के खिलाड़ी है, और इसीलिए इनका रीजनल प्लेयर होने की वजह से हम वेटेज बहुत बड़ा नहीं दे सकते। कल Okay. कुछ वो रीजन में कुछ प्रॉब्लम आया तो अपना पोर्टफोलियो डैमेज हो सकता है, राइट। बाकी देखो दूसरे पैरामीटर सब बढ़िया ही है। एमजीएल का जब आईपीओ आया तभी हमने इसको रिकमेंड किया था कि भले ये लीडर नहीं है, पर यस कम से कम जो बॉम्बे के लोग हैं जिनको लगता है वो लोग रेगुलरली एमजीएल के साथ लेना देना है, यस हम इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते। अपने आप अपन सब गुजरात में है तो गुजरात गैस में पैसा डाल सकते हैं, पर क्या मैं 5% डालूंगा? 2%। नहीं डाल सकते है, 1-2%, क्योंकि हम रीजन की बात कर रहे हैं। नेशनल बात करें तब बड़ा पैसा डालो। ओके सर, डन सर। गुजरात गैस का मैं बना दूंगा। हाँ डाल देना आप यहाँ पे, बराबर ना। ओके। या ओके, तो देखिए हमने कुछ डेटा देखा, और ऐसे ही हर सेक्टर की एक कहानी होती है। हर एक सेक्टर में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें मिलेगी, इंटरेस्टिंग डेटा मिलेगा। कहीं पे एकदम हाई क्लियरिटी होगी, कहीं पे कंफ्यूजन होगा, तो हम पैसा भी उतना ही डालेंगे जैसी क्लियरिटी होगी। और धुंधला भविष्य, कम पैसा, बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं है सेक्टर में, डालो ही नहीं पैसा, बराबर। या सर विनायक जी को मुझे सेटलमेंट लगता करंट। है, हाँ मेरे को लगता है विनायक जी को इसी सेक्टर में कोई क्वेरी है, तो हम एक बार विनायक जी की क्वेरी ले लेते हैं जस्ट ओके। में। या कहिए विनायक जी। हेलो सर, थैंक यू। मुझे ये क्वेश्चन था कि अभी जैसे आईजीएल जो आपने ओपन किया था, हाँ जी, वो सभी पैरामीटर में ओके ओके है। बराबर है। तो जब तक क्लैरिटी नहीं बनती है तब तक शॉर्ट टू मीडियम के लिए हम क्या आईजीएल को कंसीडर कर सकते हैं, या सेकंड लीडर जो हम रनर अप निकालते हैं ना हर बार, एक लीडर और हाँ एक हाँ, रनर अप, तो बराबर क्या है, हम उसको रनर अप कंसीडर कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। देखो पहला आपने ये बोला सर कि वो काफी जगहों पे ओके ओके है, पर ये मैं ये हम्म, कहूंगा आईजीएल और एमजीएल ओके ओके नहीं है, बढ़िया ही है। ओके। देखो मार्जिन कैसे है सर इनके, अच्छे है एकदम। टैप पेइंग कैपेसिटी कैसी अच्छी है। तो ज्यादातर पैरामीटर इनके ओके नहीं है, बढ़िया है। ये मार किधर खा रहे, सेल्स सेल्स में। में, क्योंकि ये रीजनल प्लेयर है। अगर ये नेशनल हम्म, प्लेयर होते तो ये 8,000 के बदले हो सकता है 30,000 करोड़ होता है ना। हम्म, तो एक ही ड्रॉबैक है कि रीजनल प्लेयर है, बाकी दूसरे पैरामीटर इनके बढ़िया है। आप इसमें हम्म, जरूर पैसा डाल सकते हो, अभी डाल सकते हो, क्योंकि 10 साल बाद ऐसा नहीं है कि इनके पैरामीटर इंप्रूव होने वाले, ये ऐसे ही रहेंगे सर। मार्जिन थोड़े ओके बढ़ जाएंगे, पर जो अच्छे है वो अच्छे रहेंगे, बुरे है वो बुरे रहेंगे। ओके। सुधरेगा क्या? जो यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हो अदानी कि चलो ये धीमे धीमे धंधा बढ़ाए, कल ऐसा हो कि ये आईसीआर 20 पे आ जाए। पर ये जो दो कंपनियां हैं, इनके पैरामीटर ये जब से बॉर्न हुई तब से अच्छे ही है, ओके, राइट सर। थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन था, हाँ जो जी, आपने 1% 2% बोला, हाँ, ये शायद मैं बहुत जल्दी ये सवाल पूछ रहा हूँ, हो सकता है आखिरी आखिरी का टॉपिक हो। राइट, तो ये एलोकेशन कैसे कर सकते हैं, बराबर। मतलब अभी वैसे हम क्या करेंगे विनायक जी, हमने एक चैप्टर रखा हुआ है स्पेशली एलोकेशन का, पर वहां पे पहुंचे ना उससे पहले ये प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आना ही चाहिए, और अभी से इसके ऊपर सोचने लगो। तो आपने बहुत ही सही टाइम पे क्वेश्चन किया है, इसमें कोई वो ऐसा नहीं है कि गलत समय है। अब भी जब आप लोग रिसर्च कर रहे हो तो सोचो, देखो आपके पास 100 रुपीज है सर, राइट। कितने हैं अपने पास इन्वेस्ट करने के लायक? सर 100%। अभी तो 30% है, और मेरा अगर टारगेट है कि मेरे को 100% तक ले जाना है। जैसे कि मंथली सेविंग हमारा होता है, या किसी बिजनेस हाँ, से मंथली कुछ आता है, तो हम राइट, उसमें से कुछ परसेंट सेविंग करके हम टारगेट करते हैं कि ओके 10 लाख का या 20 लाख का पोर्टफोलियो राइट, बनाना है। तो बराबर है। सर अगर मैं 10 लाख का पोर्टफोलियो का सोचता भी हूँ, लेकिन हम्म आज की डेट में अगर पॉकेट में 3 लाख ही है, तो हम्म अम, मैं 3,000 वाला शेयर 1% भी नहीं ले सकता हूँ ना? ये बराबर मेरा है। क्वेश्चन है। नहीं नहीं, पर ऐसा मत सोचो सर। देखो ओके। जब हम अभी मैदान में आ ही गए हैं, हम्म, आप जब इसको आप सीख रहे हो, तो एकदम हम्म, सीधी बात है कि अभी आप इसको बंद नहीं करने वाले इन्वेस्टमेंट को, बहुत ही अच्छा राइट। प्रकार से आप इसको सुधारोगे। और हम्म, आज से आने वाले 10 साल में आप जो इन्वेस्ट करने वाले हो, ये रकम वो पूरी अभी गिनो आप,
कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा 100% है, राइट। आज भले फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, पर मैं प्लान करता हूं कि मुझे प्लानिंग ये 1 करोड़ का करना है, तो मैं जो भी मेरा प्लानिंग करूंगा, राइट, मैं इतना पैसा डालने ही वाला हूँ आने वाले कुछ सालों में, तो अब मैं ये सोचूंगा कि ये 1 CR के हिसाब से मैं मेरा पोर्टफोलियो बनाऊं, राइट। एक रकम हमने अंदाजे से बना दी, ये करने से क्या होता है, अपना गोल भी बन जाता है सर, कि नहीं मेरे को इतना करना है, और कोई खर्चा आने वाला होगा, दूसरा कोई डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, अपन क्या सोचेंगे, नहीं नहीं मेरे को अभी वो उसको पहुंचाना 1 करोड़, तो आपका हमेशा प्रायोरिटी रहेगा, राइट। अब आपने बोला कि दिस इज माई 100%, एक मेरी XYZ रकम मैंने नक्की कर दी, ये जो 100% मेरा रुपया है, अब इसको मुझे ऐसे बाइफरगेट करना है कि मुझे 2 चीज मिले, 2 चीज सर, मुझे ग्रोथ मिले, राइट, और वो ग्रोथ मुझे मिले कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी, और रिस्क मेरा बैलेंस रहे, फर्स्ट सेकंड थ्री, ये 3 चीजों को ध्यान में रख के मैं मेरा पोर्टफोलियो बनाने वाला हूं। क्या क्या हुआ सर? ग्रोथ, पहली क्या है? कंसिस्टेंसी, रिस्क। ग्रोथ। पैसा बढ़ना चाहिए कि नहीं सर अपने इन्वेस्टमेंट का? यस सर, बढ़ना चाहिए। अब कभी बढ़े कभी नहीं बढ़े तो नहीं चलेगा, अपने को कंसिस्टेंट चाहिए, क्योंकि मैं अपने मीटिंग में जो भी लोग हैं, मुझे सबकी एज नहीं पता है, पर कभी ना कभी हम रिटायरमेंट लेंगे, तो जब भी हम रिटायरमेंट लेंगे, फिर मुझे ये पैसा जिंदगी भर कंसिस्टेंट आता रहना चाहिए। तो अपना पहला पैरामीटर हुआ ग्रोथ, दूसरा कंसिस्टेंसी, और तीसरा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं ग्रोथ की लालच में बहुत बड़ा रिस्क ले लूं, राइट सर। क्योंकि ये जो पैसा मैं डाल रहा हूं ना, ये पैसा मैं बार बार नहीं कमा पाऊंगा, मैंने मेरे कुछ साल दे दिए, तब जाके ये पैसा मेरा बना है। अब वो पैसे को मैं थोड़ी ना रिस्क में डाल सकता हूँ कि वो चला जाएगा तो भी चलेगा, ऐसा कर सकते हैं सर अपन? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमें ग्रोथ चाहिए, मानता हूं, लेकिन प्रॉपर बैलेंस रिस्क के साथ। तो अगर हमें रिस्क को बैलेंस करना है, रिस्क को बैलेंस करना है, तो हमें प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। क्या करना पड़ेगा सर? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन। अगर ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ, तो हमें फोकस्ड इन्वेस्टमेंट भी करना जरूरी है। ये दोनों का डिफरेंस कौन समझा सकते हैं? एनीबडी? व्हाट इज फोकस्ड इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट? यस, एनीबडी? Diversified means, sir, is Yeah. not from the same sector. अलग-अलग सेक्टर से अलग-अलग कंपनीज यू हैव टू पिक। या बिल्कुल सही बात है सर। डाइवर्सिफाइड यानी मैं सारे अंडे को एक बास्केट में नहीं रखूंगा, बराबर ना? जी, नहीं तो वो बास्केट को नुकसान हो गया और मेरे पास दूसरी लाइफ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वापस कमाते हैं, वो नहीं कर सकेंगे अपन। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन अच्छा नहीं है, पर वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं करना है, पर डाइवर्सिफिकेशन तो करना ही है। मतलब कोई भी कंपनी में आपको 5% से ज्यादा नहीं डालना है पैसा, मैक्सिमम आप खींच खींच के 7% कर सकते हो, उससे ज्यादा पैसा हम नहीं डाल सकते, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं इतना, राइट। तो पहली चीज है डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा फोकस का मतलब क्या था? यस, आप कुछ कह रहे थे? फोकस्ड, आई एम नॉट श्योर सर। हाँ, अभी हिमांशु भाई समझा रहे थे ना डाइवर्सिफाइड, तो हिमांशु भाई फोकस्ड यानी? वो मैं आई एम नॉट श्योर सर। अच्छा अच्छा, आपने बोला ओके। देखिए, शायद एक सेक्टर के एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा कंपनी ना हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो। विनायक भाई, किसने बोला? विनीत भाई कि हाँ, विनायक जी? विनायक जी। विनायक जी क्या बोले अभी? विनायक जी के लिए ताली होनी चाहिए, जोरदार, एकदम बढ़िया। देखो, ये गलती हम बार बार देखते हैं कि लोगों को क्या होता है पता है, जब भी कोई एक सेक्टर चल रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो सेक्टर की बहुत सी कंपनियां चल रही होती है, तो दूर से लोगों को लगता है कि ये सब कंपनियां चल रही है, ये मेरे को ले लेनी चाहिए, और उन्हीं की टीप आती है बाजार में, क्योंकि वो चल रही है। होशियार बंदा क्या करेगा पता है? वो सब जो चल रहा है नहीं लेगा, वो पूरे सेक्टर में से एक ही कंपनी लेगा,
क्योंकि वो जानता है कि ये पवन चल रहा है तो ये सारी नाव दौड़ रही है, मैं सब नाव पे सवार हो जाऊंगा तो बराबर नहीं रहेगा। मेरे को हर एक सेक्टर में से जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे कोई एक आधी कंपनी सिलेक्ट करनी है। कितनी? एक आधी कंपनी, क्योंकि तब कंपनी चलेगी साथ में, टूटेगी साथ में। जो बढ़िया कंपनी होगी वो चलने में ज्यादा चलेगी, जब दूसरी कंपनियां 2-2 गुना होगी तब अच्छी क्वालिटी कंपनियां 10-10 गुना हो जाएगी। टूटने के समय टूटेगी सब, देखो कोई बच नहीं सकता है। अभी आईटी टूट रही है, बताओ मेरे को कौन बची हुई है आईटी में? सबके नंबर लगेंगे, लेकिन टूटने के समय पे भी क्वालिटी कंपनियां कम टूटती है और दूसरी कंपनियां ज्यादा टूटती है। तो ऐसा जब 10 साल होता है, 10 साल में कहीं तेजी कहीं मंदी आ जाती है, तो आपकी क्वालिटी कंपनियों में मस्त पैसा बनता है। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन करो और फोकस्ड इन्वेस्टमेंट करो। एक बार डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद उसी पे फोकस करो। अब मैं डीमार्ट ले रहा हूं, अरे ये शॉपर स्टॉप ने भी क्या, मेरे घर के बाजू में ही एक स्टोर खोला है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, चलो थोड़ा थोड़ा लेते हैं, है ना, ये अपन रिलैक्सो में तो डाल रहे हैं। पर मेरे को बाटा भी पसंद है, अभी एक बहुत अच्छा मॉडल आया है उनका, बाटा भी लेते हैं। और एक टिप भी आई थी कल शेर खान की, चलो बाटा, वो तो कल टिप बदल देंगे, बोल देंगे स्टॉप लॉस आ गया, हम क्या करेंगे, राइट? तो ये सब बातों पे नहीं जाने का। दिस 2 पैरामीटर आर वेरी इंपॉर्टेंट। डाइवर्सिफाई करो और उसके बाद इन्वेस्टमेंट को फोकस करो, जो ले रहे हो उसी को एकदम एक्यूमुलेट करते जाओ, ताकि जब तेजी आए तो आपकी कंपनियां जबरदस्त दौड़े। ऑलराइट सर, मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, बाकी जैसे सब आगे क्लियर बढ़ेंगे हुआ सर। क्लियर हो जाएगा। राइट यस सर? सर, थैंक यू सर। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय टॉपिक। ये हमने खत्म कर दिया। हाँ, मेरे को लगता है हमारा किन से बात चल रही थी, नीलेश भाई, या नीलेश भाई कुछ कह रहे थे और मैंने बीच में टोक दिया था कि विनायक जी का हैंड राइज है, या नीलेश भाई कुछ कह रहे थे आप? ना ना, हो गया ना? हो गया सर। ओके, ग्रेट ग्रेट, चलिए, वंडरफुल। हाँ सर, जनरल इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहा था। ओके ओके, हाँ, कहिए। उसकी कंपनी में पीर कंपैरिजन में देख रहा था तो उसके डेटा मिल नहीं पा रहे थे। बराबर है, ओके। सर जनरल में अभी आपके पास कोई है ही नहीं, जैसे जनरल में आपके पास एक है ICICI, और दूसरी कौन सी है जनरल इंश्योरेंस में सब कंपनियां लिस्टेड में? स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ, राइट। तो स्टार हेल्थ अगेन क्या है पता है, वो एक निश मार्केट की कंपनी है, मतलब वो खाली और खाली किसमें है? हेल्थ में है, बराबर ना? ICICI किसमें है? डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने किया हुआ है, वो मोटर में है, वो हेल्थ में है, तो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। अभी देखो 2 साल क्या हुआ ना कि कोरोना आ गया, तो ज्यादा अफेक्ट किसको हुआ होगा बोलो, स्टार को कि ICICI को? स्टार को। स्टार को। देखो ICICI भी अफेक्ट हुई, क्योंकि क्लेम तो उनके भी आए, पर अगर उनके क्लेम आए, उनका तो हेल्थ 30% का धंधा था खाली, पर अगर स्टार का 100% धंधा था तो स्टार का बेचारों का क्या हुआ होगा, सोचो, राइट? तो जब अच्छा होता है ना तब सबको अच्छा लगता है, अरे देखो हेल्थ केयर में कितना बढ़िया हो रहा है, तो स्टार हेल्थ केयर में है, कितना बढ़िया धंधा बढ़ रहा है। पर यही होता है, जब डाइवर्सिफिकेशन हमारा अच्छा ना हो और कंपनी का अच्छा ना हो तो मुश्किल में पड़ सकते हैं हम लोग, राइट? तो जनरल में सर अभी आपके पास स्टार है और ICICI है, मुझे मिली नहीं यहाँ पे किधर। ऊपर ही मेरे नाम के राइट, सामने लिखी है। अच्छा, यहाँ ये पे आपने बनाया नहीं है सर? ना, नहीं बनाया था, बाद में ओके, मैंने कोई बात नहीं। देखो निकाल एक तो दिया। ये 2 कंपनियां हैं और उसके साथ दूसरी गवर्नमेंट की भी है ना, कौन सी है? जनरल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, है ना, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, वो नहीं देखी सर आपने? ना, पीयर ग्रुप में आ रही थी, इसलिए सब मैंने, सिर्फ एक ही आ रही थी इसलिए बनाया ही नहीं, बाद में मैंने उसका। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो जनरल इंश्योरेंस में ये 4 कंपनियां हैं, पर आपको जो आपने किया अच्छा किया, क्योंकि ICICI और स्टार को हम इन रियल सेंस जनरल इंश्योरेंस,
फिर अपना वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस, उनके साथ नहीं कंपेयर कर सकते? क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि सब पता नहीं। दोनों का धंधा सेम है सर, दोनों सेम बिजनेस करती है, पर फिर भी हम नहीं कंपेयर कर सकते। क्यों? क्योंकि एक कोई आइडिया? एनीबॉडी? यस प्लीज, कौन हेल्प करेंगे? एक गवर्नमेंट है और एक प्राइवेट है। एक गवर्नमेंट है और एक प्राइवेट है, सही बात है। तो जब जनरल इंश्योरेंस होगी तो उनको तो टारगेट होगा, है ना, कि तुमको ये प्रोडक्ट भी देनी है, प्रॉफिट नहीं देखना है, पहले आपको सब जगह लोगों को पहुंचानी है प्रोडक्ट। पर जब आईसीआईसीआई अपना डेटा बनाएगी, उनकी एनुअल मीटिंग होगी, उनका पहला एजेंडा क्या होगा? टारगेट। ये 10 मैनेजर बैठे, किसने नुकसान कराया और कौन सा वर्टिकल प्रॉफिट कर रहा है, प्रॉफिट वाले पे ही ध्यान देना है, राइट? तो अभी हम तो इन्वेस्टर है, राइट? अपने देश की कंपनी हुई न्यू इंडिया इंश्योरेंस, पर अगर हम इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर को फायदा किधर होगा? जिधर प्रॉफिट ज्यादा होगा, है ना? तो आप बना देना, अभी आप 2 ही कंपनी का बनाओ इसके अंदर जनरल इंश्योरेंस में, स्टार हेल्थ का और आईसीआईसीआई का, बराबर है सर? ओके, या ग्रेट। और नेक्स्ट में थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं। मेरे ख्याल से फाल्गुनी मैडम, आपका काम इंश्योरेंस का है ना? इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट है ऐसा कुछ? हाँ जी सर, हेल्थ इंश्योरेंस में हूँ मैं। हाँ, तो देखो मेरे को पता है, तो फिर आप भी इस पे कुछ बता सकते हो ना, है ना? ये जो मैंने बोला वो कोई गलत बात है कि बराबर है मैडम? नहीं नहीं, सही है सर। राइट? तो यही सब चीजों का देखो, हमारी नॉर्मल लाइफ में ये सारे पैरामीटर आते हैं, जो भी चीज हम अभी सीख रहे हैं, यही सब चीजों को अगर हम थोड़ा प्रॉपर वे में देखेंगे तो सब इजी है, इन्वेस्टमेंट मुश्किल नहीं रहेगा अपना। ऑलराइट, सो नाउ हम लोग अभी अमर भाई का जो सेक्टर है, अमर लोखंडे, अमर जी से थोड़ी बात कर लेते हैं। या अमर जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर, हेलो। यस यस। हाँ तो अमर भाई, आपने एरोस्पेस एंड डिफेंस, हाँ, बहुत ही बढ़िया सेक्टर है, राइट? दूसरा कोल, और तीसरा आपने किया है ई रिटेल और ई कॉमर्स, राइट? तो तीनों सेक्टर में सर कुछ जानकारी मिली आपको तीनों का? आप कुछ रिव्यू दे सकते हो ऊपर एकदम? हाँ सर, मतलब एरोस्पेस और डिफेंस में अच्छी खासी ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ बहुत अच्छा है उसका। और जो कोल का है उसमें एवरेज, मतलब एवरेज भी नहीं बोल सकते, ठीक ठाक है, ठीक ठाक चल रही है कंपनी। और जो ई कॉमर्स एंड ई रिटेल का है उसमें मतलब ज्यादा मतलब सेल्स अच्छे हैं, बट उसके मार्जिन खास नहीं है, क्योंकि जोमेटो के नेगेटिव में है, राइट? और उनका सेल्स अच्छा है, लेकिन और जो नायका है उसका भी सेल्स ठीक है, उसके मार्जिन्स भी ठीक है, राइट? तो एक बार मैं चाहूंगा अमर भाई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। देखो, जो अमर भाई ने जो पॉइंट हाईलाइट किए ना, ये पॉइंट को हर एक सेक्टर में ये देखने का आपने, जैसे इन्होंने एरोस्पेस में बताया, आपने बोला सर ग्रोथ अच्छा है, राइट? अब ये जो है ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है सर। एक तो इंडिया में इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं था हमारा डिफेंस में, राइट? डिफेंस इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी हमारा बहुत लो था। दूसरा, हमारा जो हम इन्वेस्ट करते भी थे वो ज्यादातर इंपोर्ट होता था। तो जब हम इंपोर्टेड डिफेंस लाते थे तो अपनी कंपनियों को कोई फायदा नहीं था, राइट? इसलिए अपनी कंपनी बड़ी नहीं हो रही थी। पर हम कुछ साल में पिछले देख रहे हैं कि डिफेंस पे तो जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है, 2 चीजों से। एक तो जीडीपी टू डिफेंस इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज हुआ है, और दूसरा हमने ये नियम बनाया है कि हम इतना माल लोकल कंपनियों से ही लेंगे। 70 अलग अलग इंडिजीनियस प्रोडक्ट हमारी नेवी को बोली गई थी कि भी आप भी बताओ, ये तो हम इंडिया की ही खरीदेंगे। तो ये सब करने से क्या हुआ? अपने इंडिया की मेक इन इंडिया प्रमोट करने के लिए ये सब हुआ है। तो आपने देखा होगा पिछले सालों में लोकल, मतलब अपने इंडिया की डिफेंस कंपनियां बढ़ी हुई, तो एरो एक ग्रोइंग सेक्टर हुआ कि नहीं सर?
यस सर। राइट, ग्रोथ आपको मिलेगा। कोल जो है आपने एकदम सही पकड़ा सर, कोल। अभी इंडिया में ज्यादातर बिजली कैसे बनाई जाती है? ज्यादातर ये कोल से ही बनाई जाती है। कोल बेस, सही बात है एकदम। अब सबसे बड़ा पॉल्यूशन के कारणों में भी ये भी है कि बिजली बनाने में हमारा पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है, राइट। और Yes. दूसरा, हम लोग को डिपेंडेंसी भी रह जाती है। तो हम लोग बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं कि चलो धीमे धीमे, हमारा वैसे ये टारगेट है कि 2030 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी में ज्यादा उत्पादन करेंगे, बराबर। तो एक तो कोल बेस्ड जो बिजनेस है उसके सामने हम ही ने दूसरी कंपटीटर खड़ी कर दी, रिन्यूएबल एनर्जी वाली कर दी ना सर। हाँ, यस। अब ऐसा नहीं है, इंडिया इतना बड़ा है कि हम बोले कि कल रिन्यूएबल हो जाए तो वो होने नहीं वाला है, राइट। क्योंकि इंडिया 30 करोड़ लोगों का घर है, 30 करोड़ परिवारों का घर है ना। तो ऐसा रातों रात यहाँ पे रिन्यूएबल होने वाला नहीं है, टाइम लगेगा। दूसरा, हम लोग जो बिजली जो कंज्यूम करते हैं ना, वो हम लोग बहुत कम करते हैं। मतलब अगर हम हमारा कंपैरिजन डेवलप कंट्रियों से देखें तो वो पर कैपिटा कंजप्शन हमसे बहुत ज्यादा है। इंडिया में क्यों कम है? क्योंकि अपने पास पैसा कम था, तो हमारे घर पे उपकरण कम थे, राइट। कम एसी, कम वॉशिंग मशीन, कम टीवी। तो इससे क्या होता है, अपना कंजप्शन कम है। तो एक चीज है, आने वाले समय में भले रिन्यूएबल हो, पर कोल खत्म नहीं होने वाला है। कोल बेस्ड उत्पादन को भी बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसको भी ध्यान में रखो, राइट। कि ऐसा नहीं है कि कोल डिके हो जाने वाला है। अगर हम ये बोल देंगे कि खाली रिन्यूएबल से बनाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, हमें बिजली की कटौती हो जाएगी। तो हमको ये भी बढ़ाना पड़ेगा, और साथ में ये तो ऑलरेडी जबरदस्त बढ़ रहा है। तो कोल में ग्रोथ मिलेगा सर, पर एवरेज मिलेगा, राइट सर। यस सर। या तो पहले हम सेक्टर हमने देख लिया कि कोल में एवरेज ग्रोथ। जो कंपनी है जैसे कोल इंडिया, एकदम क्वालिटी कंपनी है, हाई क्वालिटी कंपनी, पर ग्रोथ नहीं होने वाला है इतना, बराबर। ई रिटेल, ये बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है, उसकी वजह से। नहीं, अभी हमने बोला ना कि सामने रिन्यूएबल बड़ा खड़ा हो जाएगा। अभी 50% हम लोग बिजली अभी रिन्यूएबल से बनाने वाले हैं, राइट। तो अगर ज्यादातर सेक्टर में क्या होता है, देखो मैं यहाँ वापस राउंड तोड़ता हूँ। एक कंपनी है, उसको ग्रोथ करने में बहुत बड़ा उसके पास फील्ड होता है, वो खुद भी ग्रोथ करता है। और दूसरा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, छोटे मोटे खिलाड़ी, उनका धंधा लेके कंपनी बड़ी बनती है। और यहाँ पे उल्टा है, कोल पूरा है और रिन्यूएबल को हर प्रकार का ग्रोथ मिलेगा। मतलब वो कोल का भी धंधा खा जाएगी आने वाले समय में। तो अब जब हम कोल की बात कर रहे हैं, तो कोल का तो धंधा दूसरी कंपनियां खा जाने वाली है, इसलिए कम ग्रोथ होगा, बराबर सर। पिकिंग सेक्टर जैसा थोड़ा हुआ। और ये जो तीसरा है ना, ई रिटेल, ई कॉमर्स सर, ये आने वाले जमाने का धंधा है। मतलब आपके पास अगर ई रिटेल है, समझ लो आपका धंधा 30% से बढ़ने वाला है। 3 में से सर सबसे हाई ग्रोथ किधर मिलेगा आप? सर अभी फिलहाल तो सेल्स इसका जोमेटो का अच्छा है, और नाइका का ठीक है। सर देखो, जोमेटो हो, नाइका हो, ये सब कंपनियां 30% से बढ़ रही है। मतलब नाइका का भी ग्रोथ जोरदार है, राइट। देखो नाइका तो स्टार्टअप थी सर, बिल्कुल एक छोटी सी कंपनी थी नाइका, स्टार्टअप। पर आज नाइका मेन बोर्ड में आ गई, और देखो कितना अच्छा धंधा कर रहे हैं लोग। मेरे ख्याल से आप इंडिया के कोई भी एयरपोर्ट पे चले जाओ, आपको नाइका का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मतलब ये लोग मस्त ग्रोथ कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्रकार से बढ़ रहे हैं। तो आपको ग्रोथ कितना मिलेगा सर? 30%। हाँ, मतलब ज्यादा ग्रोथ मिलेगा, ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। तो एरोस्पेस ग्रोइंग सेक्टर हुआ, और आपका ई रिटेल ग्रोइंग नहीं है, ये इमर्जिंग सेक्टर है। कौन सा हुआ सर? हाँ, ये सर इमर्जिंग सेक्टर। इमर्जिंग मतलब जोमेटो को, नाइका को, ये सब दूसरों का धंधा खा खा के बड़े हो जाएंगे। अनऑर्गेनाइज जो मार्केट है उसको ये लोग दबोच लेंगे, बराबर। यस। अब आपने दूसरा एक पॉइंट मेरे को बोला, वो मेरे को बहुत पसंद आया सर, कि ई रिटेल का मार्जिन नहीं
है ना। हाँ। जैसे जोमेटो लॉस कर रही है, नाइका बहुत कम मार्जिन है। तो ये आप जब इमर्जिंग सेक्टर की कंपनी देखोगे ना सर, तो सब लोग दोस्तों ध्यान देना, एवरीबॉडी प्लीज फोकस हियर। आप इमर्जिंग सेक्टर की जब बात करो तो मार्जिन भूल जाओ, क्योंकि ये कंपनियां खर्चा कर रही है आगे बढ़ने के लिए। जोमेटो का अगर 4000 करोड़ का धंधा होगा तो 2000 करोड़ तो वो एडवर्टाइज में खर्च डालते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं 2000 डालूंगा 4000 करोड़ धंधा मिलेगा, अगले साल वो 4000 करोड़ डालेंगे 8000 करोड़ धंधा मिलेगा। धंधा मिल रहा है तो ये लोग खर्चा कर रहे हैं। तो इमर्जिंग कंपनियों के मार्जिन अभी कम होंगे, पर एक समय आएगा जब ये सब कंपनियां प्रॉपर सेटल हो जाएगी, फिर ये धंधा तो आता ही जा रहा है, ये क्या करेंगे, कम खर्चा धीमे धीमे कम करेंगे और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। राइट सर। हम जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का रिसर्च करते थे सर, सब लाइफ इंश्योरेंस लॉस कर रही थी, सब एएमसी लॉस करती थी, सब रेस्टोरेंट लॉस करती थी, पर हमको उस समय पता था कि ये सब इमर्जिंग हुए। जैसे अगर एचडीएफसी लाइफ लॉस करती थी, वो क्यों करती थी, क्योंकि शुरुआत में उनके 10 शहर में ऑफिस थे, उनको 50 शहर में ऑफिस ले जाना था, तो कैसे जाएगा सर, एक्सपेंशन के लिए एक्सपेंडिचर करना, खर्चा करेंगे। और वो खाली ऑफिस नहीं बनाएंगे, वो एरिया में इतनी एड दिखाएंगे कि उसको रात दिन एचडीएफसी की एड ही दिखेगी लाइफ इंश्योरेंस की। आईसीआईसी अगर आपके एरिया में ब्रांड डाल रही होगी, मतलब समझ लो अभी छा जाएगी आपके एरिया में आईसीआईसी प्रूडेंशियल हर जगह पे। तो कॉस्ट बहुत होती है, इसीलिए शुरुआत में इनके खर्चे होते हैं। तो हमें पूछना है अपनी कंपनी को कि दोस्त तू नुकसान कर रहा है, मेरे को दिक्कत नहीं है, पर तू नुकसान कर रहा है और बढ़ भी नहीं रहा है, तेरा ग्रोथ नहीं होगा तो नहीं चलेगा। क्योंकि हम क्यों तुमको पॉइंट दे रहे, ग्रोथ के कारण। हम कहते कोई बात नहीं भाई, कल तो तू कमाएगा ना, क्योंकि ग्रोथ कर रहा है। पर जो कंपनियां ग्रोथ भी नहीं करती और लॉस करती है, उधर हम ये कह सकते हैं अमर भाई, है ना, उधर नहीं कर। हाँ, तो हमें ये समझना है सर एवरीबॉडी कि कौन सी कंपनी को हम क्या प्रश्न करें। हम बीईएल जो डिफेंस की कंपनी है बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, हम उसको बोले तू जोमेटो जैसा ग्रोथ तो करते ही नहीं है, क्योंकि जोमेटो 100% ग्रोथ कर रहा है, हर साल धंधा डबल। तो गलत प्रश्न है, बीईएल वो कर ही नहीं सकती है, राइट। और जोमेटो को बीईएल वाला प्रश्न करेंगे, तू यार प्रॉफिट तो करता नहीं है। अब वो बीईएल को करना है, क्योंकि बीईएल स्टेबल कंपनी हो गई है, वो परसों से धंधा कर रहे हैं। और इनफैक्ट मैं बता दूं, बीईएल ने 3 दशक में कभी भी नुकसान नहीं किया है। 3 दशक में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही है अपनी बीईएल। तो जिस दिन हमको ये आ गया कि कौन सी कंपनी को क्या प्रश्न पूछना है, वो आप समझो कि आपको सेक्टोरियल नॉलेज आपका बढ़ गया है। बराबर है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो शुरुआत की कंपनियों को हम चलेगा लॉस कर रही है तो करने देंगे, हम खुद ज्यादा पैसा डालेंगे ही नहीं उधर सर, कम डालेंगे, है ना। और जैसे जैसे कंफर्टेबल होते जाए, कंपनी प्रॉफिट में आते जाए, हम धीमे धीमे वेटेज बढ़ाएंगे। बराबर है। यस। या सो लेट मी ओपन योर एरोस्पेस एंड डिफेंस एंड मीनवाइल मेरे ख्याल से, अच्छा सुनीता मैडम ने हैंड रेज किया था लेकिन डाउन भी कर दिया लगता है ना, क्लियरिटी होगी लगता है। हाँ सर, यही क्वेश्चन था कि दैट शुड वी इन्वेस्ट राइट नाउ और शुड वी वेट, बट आपने बता ही दिया। राइट। हम डालेंगे और धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू सर। हाँ, यही करने का, ताकि चिंता ना रहे। बराबर ना। अपनी हर कंपनी का हमें नेगेटिव पहलू भी पता रहना चाहिए, और अपनी कंपनी का नेगेटिव पहलू डिस्कस करने में भी शर्म की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं, राइट। जैसे आप पॉजिटिव चीजें डिस्कस करते हो, नेगेटिव भी डिस्कस करें, तो ही ऐसा होगा कि हम एकदम न्यूट्रल है। बराबर ना। यस। सो मैंने आपका डिफेंस सेक्टर ओपन कर लिया है सर। अब जब मैं निवेश करता था तो इतनी सारी कंपनियां नहीं थी, लिमिटेड कंपनियां थी, पर उस समय मुझे बीईएल मिली बरसों पहले। तो मेरे को लगता है दशक से ज्यादा हो गया हमारा बीईएल में निवेश किए, और 15 टाइम जैसा होगा इसमें रुपया, राइट। उस समय भी यही गोल था कि डिफेंस कल बढ़ेगा, ऐसा उम्मीद नहीं थी बहुत, राइट। क्योंकि उस समय
ऐसी गवर्नमेंट ऐसा एग्रेसिव डिफेंस में नहीं थी, राइट। फिर हमने देखा कि देखो बजट में डिफेंस में पैसा डाला, इसका मतलब ये पैसा अपनी कंपनी के पास तो आने ही वाला है, राइट। तो हर बार आप देखोगे डिफेंस की कंपनियों में मूवमेंट बजट से पहले ज्यादा आएगी, बजट से क्लियरिटी आ जाती है कि ये साल पैसा कितना डिफेंस में लगेगा, राइट। सो नाउ हियर जब मैं आपका डेटा ओपन करके बैठा हूं, मेरे सामने है कुछ डेटा, एवरीबडी प्लीज फोकस हियर, which is the largest company from defense in the terms of market cap? Yes please, सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनी HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। या देखो दोनों है, HAL एंड BL दोनों का मार्केट कैप एक जितना ही है, बराबर है। दोनों का कितना है? 76,000 करोड़, 73,000 करोड़, मतलब सेम मार्केट कैप दोनों का है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली सेम है। या अब सेल्स HAL का 25,000 करोड़ का है, मतलब डिफेंस में ज्यादा कंट्रीब्यूशन HAL का है कि BEL का है सेल्स में कंट्रीब्यूशन? HAL का है। पर फिर HAL अगर डबल धंधा करता है तो उसका मार्केट कैप भी तो डबल होना चाहिए। BL का मार्केट कैप 72,000 करोड़, तो HAL का 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए, सही बात है कि नहीं? हाँ। पर क्यों ऐसा नहीं है? इतना बड़ा धंधा करने के बावजूद उसका मार्केट कैप BL जितना, ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है। व्हाई? कोई आइडिया सर? ईज ऑफ बाइंग की वजह से, प्राइस की वजह से सर। ये शेयर के भाव? जी नहीं सर, शेयर का भाव का देखो सर कोई लेना देना ही नहीं सर, मार्जिन इसका देखो मार्जिन तो आपका HAL का ही ज्यादा है, राइट है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है BL के मार्जिन ज्यादा है, फिर भी क्यों BL को मार्केट कैप इतना मिल रहा है? ICR सर, ICR मतलब ICR का लेना देना किधर आता है? क्यों ICR इतना कम है और BL का ज्यादा है? तो मतलब किधर प्रॉब्लम होगा HAL में? डेप्थ वैल्यू है ना, आइदर इन डेप्थ और इन लीज, ये दोनों का लेना देना ICR के साथ है, राइट। हाँ। तो जब हम ये कंपनी का लॉन्ग टर्म रिसर्च करेंगे तो हमको पता चलेगा कि BEL जैसा मैंने बताया कि उसने 3 दशक में कभी भी लॉस नहीं किया है। तो मतलब इन्वेस्टर को क्या है ना, एश्योर है। जो बड़े निवेशकों ने बरसों से डाला हुआ इंडिया में पैसा, अब सब FII है BEL में, जिन्होंने बरसों से पैसा डाला उनको पता है कि मेरा वो कंपनी में पैसा है, अब मुझे जिंदगी भर पैसा रिटायरमेंट का आने ही वाला है, कोई टेंशन नहीं है कि अभी महंगाई बढ़ गई तो BEL का प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। BEL मेरे को हर महीना पैसा देगा। तो ऐसी कंपनी में मार्केट कैप ज्यादा आता है, मैंने आप लोगों को पहले ही पैरामीटर बताए। और HAL कभी कभी लॉसेस करता है सर। अच्छा, कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। आप उनका हिस्ट्री देखोगे तो इन्होंने लॉसेस भी किए हैं। तो इन कारणों से इन्वेस्टर जो पुराने हो जाते हैं ना, जैसे आप लोग भी 5 साल बाद आपको पता रहेगा, नहीं नहीं ये कंपनी भले आज अच्छी चल रही है पर इसने ना जब ये महंगाई बढ़ गई थी तब लॉस किया था, इसने कोरोना में लॉस किया था, इसने कभी ये प्रॉब्लम आ गया तो लॉस किया था। हमेशा प्रॉब्लम वाला समय याद रखने का। आप अच्छा समय याद रखने से पैसा नहीं कमाओगे, पूरे समय का परफॉर्मेंस याद करके बढ़िया पैसा कमाएंगे। तो ये इन्वेस्टर, बड़े जो निवेशक है, उनको याद है कि HAL कभी कभी हमें धोखा दे जाती है, राइट। पर ये आप जब लॉन्ग टर्म रिसर्च करोगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हमको पता चला कि यस HAL और BL का मार्केट कैप एक जितना, पर BL को कुछ ज्यादा वेटेज मिल रहा है, सो कुछ कारण होगा। धंधे में राजा HAL है, मार्जिन आपके HAL के ही सबसे ज्यादा है। ये एक छोटी सी कंपनी है, डेटा पैटर्न, है ना। इनके मार्जिन कैसे अच्छे हैं, मार्जिन भी, राइट। ICR सर अभी याद नहीं आ रहा है क्या। हाँ, ICR एवरेज है 14, है ना। हमको याद रखने का 20 का तो चाहिए ही चाहिए। ओके, 20 से कम है ना तो कुछ है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, राइट। धंधा इनका कितना है? 300 करोड़ का खाली, बराबर। अभी अमर भाई आपने बोला ना अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूं ये 2-3 साल बाद कोई आपको बोलेगा ना
आपको ये सब डेटा मुंह पे होंगे, इतनी बार हम लोग देखने वाले आने वाले समय में, यस सर। है ना, सब मुंह पे हो जाएगा, अपने कोई याद रखना नहीं है, पर वो हैबिट हो जाती, पता है उसका धंधा इतना ही है, राइट। तो अभी एमटार टेक का भी आईपीओ आया था, देखो ये दोनों कंपनी 300 करोड़। तो ये कंपनियां क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, ये डायरेक्ट ओरिजिनल इक्विपमेंट नहीं बनाते, जैसे बीईएल बहुत से ओरिजिनल उनकी प्रोडक्ट बनती है जो डिफेंस में काम लगती है, ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। पर बीएल क्या करता है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट बनानी है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कंपनियों को देती है, एमटार टाक, अभी पारस डिफेंस आई थी एक, पारस डिफेंस जैसी कंपनियों को। तो पारस डिफेंस और ये सारी कंपनियां इनके ऊपर डिपेंडेंट कंपनियां हुई। जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है बजट में वो सीधा मिलेगा एचएएल, बीईएल, पीडीएल, भारत डायनेमिक, इन कंपनियों, राइट सर। तो फोकस हमेशा डायरेक्ट वालों पे रखने का, राइट, वहां पे ज्यादा पैसा बनेगा ना, और कंसिस्टेंसी मिलेगी, बराबर। यस क्लियर। मार्जिन अगर मैं टॉप की कंपनियों के देखूं, टॉप में खाली एचएएल बीईएल है, तो एचएएल के मार्जिन अच्छे, पर वो आईसीआर में मार खा रही, राइट। बीईएल अगर अच्छी है तो भी मैं इसमें 5% रुपया नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे इसके कुछ ड्रॉबैक दिखे सर। जैसे और अगर मैं एचएएल में पैसा डाल रहा हूं जैसे तो कि मतलब ज्यादा नहीं डाल, क्या ड्रॉबैक्स? हाँ, पहला ड्रॉबैक धंधा सर, अच्छा धंधा कर रही है बीईएल, पर सबसे बड़ा धंधा तो एचएएल के हाथ में जा रहा है, तो लीडर तो एचएएल ही हुआ ना सर। यस। तो ये लीडर नहीं, ये सेकंड लीडर है। जैसे इन्फोसिस है ना आईटी में, बहुत अच्छी कंपनी है, पर इन्फोसिस सेकंड नंबर की कंपनी है, फर्स्ट टीसीएस है। हालांकि आईटी में टीसीएस के दूसरे क्वालिटी पैरामीटर एकदम क्लियर है इन्फोसिस से भी। यहाँ पे बीईएल का टैपिंग कैपेसिटी एचएएल से ज्यादा है, राइट। तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि मुझे डिफेंस में पैसा डालना है, बिकॉज डिफेंस ग्रोइंग सेक्टर है। पर मुझे आप लोग बताओ, क्या मैं 5% रुपया डाल दूं बीईएल में, कि 2 to 3% पैसा डाले अपन? 2 या 3%। अगर मैं डेटा पैटर्न, मुझे बहुत अच्छी लगी कंपनी, मार्जिन बहुत अच्छे है, राइट, मुझे एमटार टेक अच्छी लगी, उसके तो ड्रॉबैक और ज्यादा है, तो वहां पे अगर मैं पैसा डालूंगा, मैं खाली 1% पैसा डालूंगा, तो मैंने मेरा रिस्क प्रॉपर वे में सेट किया। जितना क्लियरिटी कम, उतना रिस्क, उतना हम एक्सपोजर कम लेंगे पोर्टफोलियो में। जितना क्लियरिटी ज्यादा, उतना हम पोर्टफोलियो में बड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं, राइट सर। हाँ, अभी हम नेक्स्ट वीक कुछ और डेटा डालेंगे तो थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी, पर अभी के लिए ऐसा समझ लो आप लोग कि जिस कंपनी के सारे पैरामीटर अव्वल हो, वहां पे हम बड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं है, वो कैलकुलेटेड रिस्क। पर जहां पे कुछ थोड़ा प्लस माइनस हो रहा है, अपने वेटेज को घटा दो, बराबर है। यस सर। या तो चलिए, थैंक यू वेरी मच टू अमर भाई, बहुत अच्छा आपने काम किया और हमको ये डेटा मिला, सो वी कैन डू रिसर्च ऑफ दिस कंपनी। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सर। या अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, एंड एक और कंपनी देख लेते हैं। 9:15 हुआ है। वैसे जो गुजरात के स्टूडेंट है, मेरे ख्याल से उनको थोड़ी जल्दी होगी, आज गरबे में जाना होगा। हाँ, मेरी वाइफ ने भी पूछा था आज की मीटिंग कितने बजे खत्म होगी, तो उसको पता है, राइट। पर हम एक कंपनी देख के हम 9:30 को मीटिंग खत्म कर लेंगे, राइट। चलिए, सो अमर जी की कंपनी देखी, दक्षय जी ने काम किया यहाँ पे, डॉक्टर नीलेश से हमारी बात हो गई। बाकी जो है, हम वैसे भी अगले वीक काम करने वाले, इनके और पैरामीटर ऐड करेंगे, तो उस समय हम चेक करेंगे। दक्षय भाई से हम नेक्स्ट वीक बात कर लेंगे। डॉक्टर जितेश ने होटल्स एंड रिसोर्ट पे काम किया हुआ है। डॉक्टर जितेश, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते सर जी। नमस्ते जितेश भाई, सो कैसे सर हो? मैं बस हाँ? बढ़िया हूँ सर। कहिए। लेकिन मैंने इसमें डेटा नहीं सर फिलअप किया, क्योंकि मेरा टेक्निकल एरर था। हाँ। आज ही सोल्व हो पाया, और दूसरी बात, कुछ वीडियोस जो है ओपन नहीं हो रहा था। हिंदी वाला वीडियो तो एक भी ओपन नहीं हो रहा था।
ओपन नहीं तो- हो रहे थे सर वीडियो, ऐसा? हाँ, कुछ एरर आ रही थी, वो मैंने अच्छा। रुचिता मैडम को भी मैंने व्हाट्सएप करके डाला था। ओके ओके, ओके। तो अभी दिख रहे तो- वीडियो आपको? नहीं, अभी मैंने पहले तो मैंने ये जो लैपटॉप में जो क्लियर करवाया, क्योंकि लैपटॉप में लॉगिंग ही नहीं हो रहा था, तो उसमें जो अच्छा। नीलेश भाई पटेल जो है ना, नीलेश भाई या नीरव भाई, हाँ हाँ, उन्होंने एक मतलब लिंक भेजी और उस इंस्टॉल करके वो कर दिया है। ओके ओके, ओके, तो मैं राइट, इस वीक का थोड़ा मेरा कोई बात नहीं, काम जो है, और राइट। और दूसरी बात मैं सर आपको ये बताना चाहता हाँ हूँ जी, कि आपने जो मतलब ये शॉर्टकट में वो नंबर 1 2 3 4 वो करने के लिए मतलब वो दिखाया, ठीक है, हाँ हाँ लेकिन इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ हाँ, तो मतलब हो नहीं रहा है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रही है। क्या एरर आ रहा है लेकिन? इसमें क्या होता है सर, जो सबमिट करता हूँ ना सर, हाँ, तो सबमिट नहीं होता है, उसमें आईडी बोल रहा है, ठीक है। चलो जस्ट मैंने यहाँ पे मिनट। इंडियन होटल्स कंपनी, आपकी होटल की कंपनी है, हाँ ये हाँ, डाल दी, ओके ओके है ना? ओके ओके सर, जी जी सर। राइट। देखो ये अभी निफ्टी 50 की आइटम है कि टॉप 200 में है? किसमें है? 200। टॉप 200। तो ये सबसे बड़ी 50 कंपनी में नहीं है इंडियन होटल, है क्या? जी सर। नहीं नहीं है, नहीं है, बराबर। नहीं है, नहीं है, नहीं है। या पर एक जमाने में ये निफ्टी 50 में हुआ करती थी, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में इंडियन होटल आती थी, ताज ग्रुप, ये सब इसी में आता है, जिंजर। जी, हाँ हाँ। पर अभी क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेक्टर का ग्रोथ नहीं हुआ, इंडिया इसके लिए अभी बना नहीं था कि प्रीमियम होटल में खर्चा कर सके। ओके। मैं यहाँ पे पीयर ग्रुप में गया, अब- एनुअल ट्रेंड पे क्लिक किया। अब मेरे को क्या करना है सर? 5 कंपनी सिलेक्ट करनी है। हाँ हाँ, सिलेक्ट टू तो पीयर्स, सिलेक्ट टू, हाँ यहाँ पे ये 4 2 ये सब सिलेक्ट, 5 भी नहीं है खाली, मैं ये आईटीडीसी ले लेता हूँ। देखो 5 कंपनी सिलेक्ट है सर अभी यहाँ। जी, हाँ अब ओके, सबमिट कर दो इसको, आ गई? यस। आ ही जाना चाहिए सर। फिर जब कॉपी करो तो इधर से मत करो सर, इधर से करो, ये जो जगह है ना जहां पे कुछ नहीं लिखा है, जी जी जी, वहां से, और ये ओके पूरा डेटा ले लो। राइट, मैं ओके। इतना डेटा आपके यहाँ पे फीड कर लेता हूं। हो गया सर? जी, अभी आगे गाड़ी आप बढ़ाना, बराबर। आगे मैं बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा, डन हो जाएगा। जी जी जी। एक्सक्यूज मी सर, या सर विनीत क्या बोल रहा हूँ। कहिए विनीत भाई। ये जो इनका कॉपी नहीं हो रहा था ना, उसका कारण आज मेरे साथ भी यही हुआ था। अच्छा। इसमें जो इनका लॉगिन आईडी है, जो हाँ, ईमेल आईडी दिया हुआ है, शायद वो दूसरे आईडी से कर रहे होंगे तो नहीं हुआ। फिर मैंने मेरा जो रजिस्टर्ड आईडी से किया, पारक विनीत से, तो वो राइट। कॉपी पेस्ट हो गया। शायद वो टेक्निकल इशू रहा हाँ हो। बराबर है। देखो ये जो आप कर रहे हो यहाँ पे काम, ये आपको Yes, तभी हाँ। परमिट करेगा जब आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल से करोगे, हाँ, है ना? क्योंकि शायद डॉक्टर साहब को इसीलिए तकलीफ आई। हाँ हो सकता है, वो बराबर है, वो भी बात बराबर है। ओके, एक ही ओके, ईमेल ओके। यूज करने का रिसर्च में, बराबर। अभी जब तक सीख नहीं रहे हो सर, तब तक। मेरा ईमेल एड्रेस तो एक ही है सर, लेकिन अच्छा, फिर भी मैं टेक्निकल में देख लूंगा सर। हाँ हाँ, थैंक यू, अभी थैंक अब यू, कर लेना, और नहीं होता तो बोलना आपके, बराबर है? जी सर, जी सर, जी सर। ओके, जी, जी। तो चलो हमारा जितेश भी से बात हुआ, काम करेंगे वो। जय प्रकाश यादव जी, लेट मी चेक। जय प्रकाश जी मीटिंग में है क्या? ओके, जय प्रकाश जी इज नॉट देयर, एंड जितेश तंडेल। सो जितेश भाई ने तो एकदम लाइन लगा दी है, सेवरल कंपनीज, बहुत सी कंपनियों में काम किया है जितेश भाई ने। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो सर? एकदम फाइन सर। तो आपने तो काफी कंपनियों में काम किया है, यहाँ पे बातचीत में अपने को कम से कम आधा घंटा चाहिए, लेकिन कोई भी एक सेक्टर बताओ सर इसमें से। फर्टिलाइजर लेंगे। फर्टिलाइजर, राइट। अभी आप एक दूसरा एक काम कर सकते हो जितेश भाई, ये जो भी सेक्टर के नाम है, इनको आप बता सकते हो कौन ग्रोइंग है, कौन डिकेइंग है, कौन इमर्जिंग है? ग्रोविंग में रेस्टोरेंट है। नहीं सर, रेस्टोरेंट ग्रोइंग नहीं है। रेस्टोरेंट क्या है? इमर्जिंग है। क्या है? ओके, क्योंकि रेस्टोरेंट की कंपनियां तो अभी बन रही है। अपन जो रेस्टोरेंट देख रहे हैं ना, तो अनऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट है।
ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट की देखो लाइन लगेगी अभी सारे शहरों में, राइट, और लिस्टेड कंपनियां भी बढ़ जाएगी। पर आपने जो बोला चलो ग्रोइंग और इमर्जिंग में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर धंधा बढ़ रहा है रेस्टोरेंट का, राइट, और अभी शुरुआत है, अपने पास आने वाले 2-3 दशक है, जबरदस्त पैसा बन सकता है रेस्टोरेंट। तो जो भी हम सब रिसर्च के लोग हैं, हमारा रेस्टोरेंट पे रिसर्च पहला बनता है, क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया का, बराबर जितेश भाई। और जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, ये सेक्टर को क्या बोलोगे सर, ग्रोइंग, इमर्जिंग, डिकेइंग? उसको ग्रोइंग बोलेंगे सर। ग्रोइंग, ओके। और बाकी लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो सर, हम क्या बोले, फर्टिलाइजर को क्या नाम दे? देखो एक नाम देना पड़ेगा जो भी सेक्टर में काम करेंगे, तभी अपने को पता चलेगा ना वेटेज कितना देना है। अगर ग्रोथ मस्त हो ना तो अपन वेटेज ज्यादा दे सकते, राइट। तो देखो आप सब लोग सोचो जरा, क्या नाम से पुकारूं मैं फर्टिलाइजर सेक्टर को? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो है ही, एग्रीकल्चर तो जबरदस्त ग्रोइंग है, राइट। देखो सब लोग ग्रोइंग, स्टैग्नेंट सेक्टर किसने, अमरजीत सिंह ने लिखा है, संदीप देशमुख नॉट ग्रोइंग। देखो एक मैं हिंट देता हूं यहाँ पे फर्टिलाइजर में, कि एक जमाना था जब फर्टिलाइजर की मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज निफ्टी में थी। जैसे ये आप ओपन करोगे फर्टिलाइजर, तो इसमें जो कंपनी आपके सामने आ रही है, चंबल फर्टिलाइजर, नागार्जुन फर्टिलाइजर, राष्ट्रीय फर्टिलाइजर, ये सब निफ्टी 50 में हुआ करती थी। मतलब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में इन लोगों का नाम आता था। अभी क्या हो गया कि ये सब कंपनियां निफ्टी में ही नहीं है। निफ्टी छोड़ो, ये किधर होगी पता है? देखो RCF, ये क्या आया सर? BSE 500 का मतलब ये टॉप 50 में थी, आज टॉप 500 में आ गई, इतनी गिरावट हुई है। तो ऐसा क्यों होगा, कोई अंदाजा है सर? अगर ग्रोइंग है तो क्यों कंपनियां पीछे रह गई और दूसरी कंपनियां इनसे आगे निकल गई? यस प्लीज, कौन समझा पाएंगे? अमरजीत सिंह ने बहुत ही दूसरी कंपनियां उससे भी ज्यादा ग्रोथ कर रही है। वो बात तो देखो आपकी बिल्कुल सही है फाल्गुनी मैडम, पर हमारा प्रश्न है क्यों कर रही है? दूसरी कंपनियों का ग्रोथ, मतलब दूसरे सेक्टर का ग्रोथ ज्यादा हुआ, इनका क्यों कम हुआ? डिमांड, ये तो जरूरी है चीज है मैडम। डिमांड कैसी है पता है फर्टिलाइजर में? हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। मतलब हमें कर्म की बात है वैसे हमारे लिए ये, कि अपना जो देश है वो फर्टिलाइजर और अपना एग्री ओरिएंटेड सेक्टर है, पर फिर भी हमको ये जो फर्टी है वो बाहर से लाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो एकदम बुरी बात है ये। तो डिमांड तो मतलब जबरदस्ती होगी मैडम, तभी तो अपने को बाहर से लाना पड़ता है, राइट। पर तो भी कंपनियों का क्यों ऐसा हाल है जब डिमांड ऐसी मस्त है? तो देखो अमरजीत सिंह ने जो लिखा है ना, ही इज एब्सोल्युटली राइट। गवर्नमेंट कंट्रोल, कुछ प्रोडक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल में होती है, जिनमें आती है आपका पेट्रोल। तो चाहे रोज 6 करोड़ लोग लाइन में खड़े रहते हैं पेट्रोल पंप के बाहर, हम पेट्रोल पुराना कभी कम नहीं करते, फिर भी पेट्रोल की जो कंपनियां हैं वो डिके है। एक जमाने में ये सब कंपनियां निफ्टी में हुआ करती थी, अभी HPCL निकल गई, BPCL, तो क्यों ये लोग आउट हो गए? धंधा नहीं है? धंधा तो धंधा ही धंधा है इनको, पर ये भाव नहीं बढ़ा सकते अपने हिसाब से, ये प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो इनको ध्यान रखना पड़ता है। बहुत अगर क्रूड के दाम बढ़ गए और ये बहुत ज्यादा भी बढ़ाएंगे तो लोग चिल्लाएंगे, तो इनका प्रॉफिट पे कंट्रोल है, तो इसीलिए इनका मार्केट कैप नहीं बढ़ता है। तो डिमांड है पर गवर्नमेंट कंट्रोल। शुगर डिमांड है, गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि ज्यादातर शुगर का प्रोडक्शन किसान करते हैं और किसान का कमाना भी जरूरी है। तो खाली कंपनियां कमाएगी ऐसा कभी सरकार कोई भी होने नहीं देगी। तो सरकार को अच्छे दाम देने पड़ेंगे शुगर केन के, प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल में नहीं है। अगर शुगर के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो मतलब रेणु का शुगर चाहे तो भी वो अपने हिसाब से भाव नहीं बढ़ाएगी। तो धंधा बढ़े
कंपनियों का हालत टाइट रहता है। एंड सेम थिंग इन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की कंपनियों में भी यही हाल है दोस्तों। फर्टिलाइजर की कंपनियों की इतनी, ये हमारे लिए जरूरत वाली चीज है कि अगर एक साल प्रोडक्शन कम हो गया ना तो बहुत महंगाई बढ़ जाए। तो प्रोडक्शन कम होना नहीं चाहिए, किसानों को प्रॉपर फर्टिलाइजर मिलना ही चाहिए, तो दाम भी इसका कंट्रोल में रखना पड़ता है। देखो अभी युद्ध हुआ ना अपना, अभी अपना नहीं, दुनिया का ये जो युद्ध चल रहा था यूक्रेन रशिया, तो उसमें वहां से जो फर्टिलाइजर में जो मेन रॉ मटेरियल होता है ना वो बढ़ गया, फॉस्फेट के दाम बढ़ गए। अब क्या हुआ, फॉस्फेट के दाम बढ़ गए तो फर्टिलाइजर के भी दाम बढ़ाने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने फॉस्फेट के दाम बढ़े कंपनी पे डाल दिया बोझा, क्योंकि दाम बढ़ेंगे किसान को अगर वो परवड़ेगा नहीं तो क्या करेंगे। तो थोड़ा गवर्नमेंट ने अपने हिस्से में रखा और थोड़ा कंपनियों के। तो दाम नहीं बढ़े फर्टिलाइजर के, बढ़े लेकिन तो भी इतनी नहीं बढ़े जितनी वो ट्रेड डिसरप्शन से प्रॉब्लम आई। तो ये सब चीजें चलती रहती है, राइट। इसी वजह से फर्टिलाइजर होगा डिमांड में पर कंपनियां नहीं कमाएंगी, राइट। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सी बंद फर्टिलाइजर की कंपनियां हैं, ऐसी भी कई अपनी, उनको भी धीमे धीमे चालू कर रही है। और ये सोच रही है कि इंडिया में हमें कभी भी बाहर से ना लाना पड़े फर्टिलाइजर। दो चीज कर रहे हैं ये लोग, एक अपना लोकल प्रोडक्शन बढ़े फर्टिलाइजर का, दूसरा कम फर्टिलाइजर से ज्यादा उपज हो। तो आपने देखा होगा ड्रोन से छिड़काव करवा रहे हैं। अभी इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इफको के साथ टाई अप करके, यूपीएल के साथ अभी इन्होंने टाई अप किया था एग्रो केमिकल में। तो इससे क्या होता है कि कम छिड़काव ज्यादा उपज। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जरूरत है, राइट। तो अभी मैं जितेश भाई के पास वापस आ जाता हूं। हमने सेक्टर की इंफॉर्मेशन इसके लिए ली कि हम कल ये ना कहे पीयूष भाई धंधा बढ़ता जा रहा है पर मेरा शेयर क्यों, मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट अपने हाथ में नहीं है, राइट। एक प्रोडक्ट यहां पे है, एक कंपनी कोरोमंडल, जो फर्टिलाइजर से ज्यादा दूसरी प्रोडक्ट में है, राइट, फर्टिलाइजर के साथ में। तो ये लोग अपने दाम को बढ़ाते हैं, ये मतलब अपने हिसाब से ये प्रॉफिट करने के लिए है। और चंबल, एनसीएल, आरसीएफ, जीएसएफसी ये प्रॉफिट के लिए नहीं बने, ये किसानों के लिए बने हैं। तो इनका काम है किसानों के हित को ध्यान में रखने का, कोरोमंडल का काम है प्रॉफिट करने का। तो इसीलिए देखो सेम मैटर इधर आ गया। धंधा चंबल कितना करती है सर जितेश भाई, क्या टर्नओवर है? 16,000। कोरोमंडल ऑलमोस्ट सेम, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये चारों कंपनी का टर्नओवर में मैं नहीं कहूंगा ह्यूज डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस सर किधर है? मार्केट कैप हो गया ना सर, एकदम नहीं होना चाहिए ना इतना ज्यादा मार्केट कैप कोरोमंडल का, पर है। क्यों? क्योंकि निवेशक जान गया है कि यहाँ पे मेरी दाल नहीं गिलेगी, यहाँ मैं सोचूंगा कुछ और सरकार कुछ और करेगी तो मैं नहीं कमाऊंगा। पर कोरोमंडल में सरकार नहीं कह सकती है कुछ भी, राइट, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, अपने हिसाब से करेगी, बराबर। अभी प्रदीप फॉस्फेट का भी अभी जस्ट आईपीओ आया था, अच्छा ग्रोथ करेंगे ये लोग। हमें क्वालिटी देख के डालना है, पर क्वालिटी में और सारी चीजों में ज्यादातर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये सब तो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, तो मतलब आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहने हैं आने वाले समय में। डिमांडिंग सेक्टर है, धंधा बढ़ेगा, पर प्रॉब्लम के लिए भी तैयार रहने का। पर अगर मैं कोरोमंडल देखूं तो उनका धंधा अच्छा, उनके मार्जिन अच्छे, मतलब कंपेरेटिव है सबसे, राइट। या ज्यादातर फर्टिलाइजर की कंपनी अभी तक लॉस करती थी, अभी प्रॉफिट में आई वापस, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, फर्टिलाइजर को पुश कर रही है कंपनियों को, लोकल कंपनियों को, राइट। तो मार्जिन है, कल ये और प्रॉफिट करेंगे, बढ़ेंगे, पर हम भविष्य क्लियर नहीं कह सकते। कोरोमंडल में क्लियरिटी रह सकती है। सो गुड नेट मार्जिन, डेप पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, राइट। और सबसे ज्यादा कौन से प्रमोटर ने पैसा कमाया इन पूरे लिस्ट में, बता सकते हो जितेश भाई? कौन सा प्रमोटर ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया? हाँ, कोरोमंडल। सर 48 का मतलब पता है क्या है? कोरोमंडल के मालिकों ने एक जमाने में 29 करोड़ का इन्वेस्ट किया, आज अपने इन्वेस्टमेंट का 50 गुना ज्यादा
यानी कि 1400 करोड़ ये हर साल का कमा रहे हैं। पर ये इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि इन्होंने इंट्राडे नहीं किया है, इन्होंने कोरोमंडल का फ्यूचर नहीं लिया है, ना ऑप्शंस लिया है। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करते हैं। इनका ध्यान ही नहीं होता है मेरा भाव क्या चल रहा है, इनका ध्यान होता है धंधा बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। हमें भी हमारी सोच इन्हीं लोगों की तरफ बिजनेसमैन वाली रखनी पड़ेगी। क्लियर है जितेश भाई? डेटा में कोई क्वेरी सर? नहीं। इसी प्रकार से सर थोड़ा हर एक कंपनी के डेटा स्टडी करोगे, कुछ मिलेगा। आप जब भी स्टडी करो 2 पार्ट में डिवाइड करो। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को अलग रखो, बराबर, राइट, और प्राइवेट को अलग रखो। कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पे प्राइवेट को अधिकार ही नहीं है धंधे का, बराबर, क्योंकि वो डेटा ओरिएंटेड है, वहां पे प्राइवेट को अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जगह पे आपको गवर्नमेंट कंपनी में डालने चाहिए पैसे, क्योंकि वो मोनोपोली होगी, डिओपोली होगी, कोई प्राइवेट आने वाला ही नहीं। पर दूसरे सब सेक्टर जहां पे प्राइवेट को मौके है, वहां पे तो सर प्राइवेट में ही डालने पड़ेंगे। क्लियर सर? सर एक क्वेरी था। बोलो बोलो सर। पोर्ट एंड पोर्ट सर्विसेज में अडानी पोर्ट का जो रेवेन्यू है, हाँ, और कंसोलिडेट में रेवेन्यू में 3 टाइम्स ज्यादा है, तो इतना फर्क क्यों होगा सर? एक मिनट, मैं आ जाता हूँ पोर्ट में। या यस, अडानी सेल्फ पोर्ट जो है या इनका जो स्टैंड अलोन में है उससे कंसोलिडेटेड का कितना है? स्टैंड अलोन में 4,000 है, जबकि कंसोलिडेट में 15,000 है, तो बहुत ज्यादा फर्क है। ज्यादा ही होगा सर, ज्यादातर कंपनियों में ऐसा होगा जितेश भाई। 3 टाइम्स ज्यादा है सर। हाँ, 3 टाइम नहीं, कुछ कंपनियों में 10 टाइम ज्यादा है सर, 10 गुना। देखो, एक अदानी पोर्ट है यहाँ पे, उनका स्टैंड अलोन धंधा क्या है? मूल अदानी पोर्ट का धंधा, राइट। अब इन्होंने इसके नीचे इतनी सारी सब्सिडरी बनाई होगी कि ये सब कंपनियों का मिलके इनका कंसोलिडेटेड धंधा होता है। जी। तो जब कंसोलिडेटेड धंधा ज्यादा है तो ज्यादा है, इसमें क्या है, हमें तो कंसोलिडेटेड ही लेना होगा ना। जी, इसलिए जब भी कोई बिजनेस देखो कंसोलिडेटेड ही देखो, क्योंकि हमने पैसा अदानी पोर्ट की वो पुरानी स्टैंड अलोन में नहीं डाला है, हमने पूरे अदानी पोर्ट में डाला है। बराबर सर? ओके, कौन लीडर कौन है सर अदानी में? भी हमने ये डेटा खोला है तो इतना बता दो खाली, लीडरशिप किसके पास है? अडानी पोर्ट। हाँ, कोई डाउट ही नहीं है, कितना ह्यूज डिफरेंस है। मतलब पिपावाव, गुजरात पिपावाव पोर्ट कभी अडानी नहीं बन सकती, इतना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, है ना? ग्रेट। तो इसी प्रकार से सेक्टर को देखने का। और अब हम क्या करेंगे, कल मैं दूसरे पैरामीटर डालूंगा। ये पैरामीटर के बाद एकदम 100% क्लैरिटी हो जाएगी। और पैसा हम जो डालेंगे आने वाले समय में कंपनियों में, ये सब पैरामीटर को ध्यान में रखें। हम ग्रोथ देखेंगे, हम लिक्विडिटी देखेंगे, हम सोलवेंसी देखेंगे, और आखिर में हम प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। ये सब पैरामीटर के हिसाब से हम पैसे वेटेज हमारा सेट करेंगे, बराबर है? सो जितने लोगों ने होमवर्क किया है, ये जो भी चीज हम दूसरी अपडेट करें उसको भी जरा इन सब चीजों के साथ अपडेट कर दीजिएगा। और जिनका बाकी है वो अपने दूसरे सब सेक्टर जो है उसमें इंपॉर्टेंट सेक्टर ले लो, राइट, वो सब सेक्टर देख लेना ताकि काम लगे। जैसे केबल इलेक्ट्रिकल काम का सेक्टर है, राइट, तो देख लेने का। डिपोजिटरी क्लियरिंग हाउसेस, राइट, इसमें कई सेक्टर ऐसे होंगे जो काम के है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट 100% काम का है, बराबर ना? सो check out these all things and we are going to meet to go tomorrow next week. सर मेरा एक डाउट हाँ, थी, मुझे इस हाँ कहिए मैडम कहिए। सर मेरे को इस बार की शीट नहीं मिल पा रही थी ये टॉप क्वालिटी कंपनीज की, तो मैंने अलग से काम किया, यहाँ पर मैं लिंक नहीं कर पाई। मतलब ये जो स्प्रेडशीट है टॉप क्वालिटी कंपनी, यही नहीं मिली आपको? हाँ जी सर, मेरी गलती होगी कहीं, मैं देख नहीं पाई थी। मैं कहाँ देखूं? एक मिनट। मैंने ये तो मेरे ख्याल से जो अपना जो डेटा होता है ना कंपनियों का, उसी में हम हमेशा ये होमवर्क की शीट रखते हैं सर। अगस्त लास्ट टाइम मुझे दिक्कत नहीं हुई थी, बट इस बार मैंने अलग से किया जी। एक मिनट, ये रहा ना मैडम?
यहाँ पे है असाइनमेंट ऑन टॉप क्वालिटी, फर्स्ट वाले एपिसोड में है ना असाइनमेंट 2? हाँ यही वाला हमारा टॉप क्वालिटी कंपनी में असाइनमेंट। ओके, एपिसोड 4 में है। हाँ सर ये जो अभी आप पीयर कंपनीज का बता रहे थे, हाँ मुझे दिक्कत नहीं थी, बट मैं कंट्रोल F करके ब्रैकेट में 1 कर रही हूँ, मुझसे कंट्रोल F नहीं हो पा रहा था। अच्छा, जो ये भी पीयर कंट्रोल F नहीं कर पा रहे थे, हाँ जो जी, भी मैंने किया। हाँ जी, मतलब Right, कोई पीयर बात ग्रुप में जाएंगे, मैं मैंने अपना मैनुअल काम किया, मैं लिंक कर दूंगी। ओके हाँ, पीयर कंपनी में, मतलब वो वीडियो में मुझे समझ में नहीं आया कंट्रोल F कहाँ पर दबाना था। अच्छा, तो मैंने क्या मैनुअल करो, किया। अभी ऐसा हो जाता है कि आप कहीं गए कंपनी में और अभी जैसे मैं कंट्रोल F लिख रहा हूँ तो आ रहा है यहाँ पे। सर ये नहीं आ रहा था मेरा, मैं कंट्रोल F कर रही हूँ, जो आपका आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा मेरा इसमें। ओके, तो कभी ये होता है, क्या करो, ये पूरे के पूरा बंद कर देने का। ओके, पूरा विंडो बंद कर दो और उसको री ओपन करना, हो जाएगा। आप कहीं पर भी कंट्रोल F करें सर, कंट्रोल F आप कहाँ दबा रहे हैं? मैं कंट्रोल बटन जो अपना ये जी जी, कंट्रोल F नहीं, कोई पर्टिकुलर जगह पर दबाना है या ऊपर इस टैब में दबाना है? नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली कंट्रोल और F दबाना है, बस डायरेक्टली आ जाएगा। सर नहीं हो पा रहा था, चलिए इसको बंद करके मैं देखूंगी। हाँ, ऐसा करना है। प्रसाद का भी आज ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा था, फिर उसने पूरा बंद करके वापस ओपन किया, हो गया। मैं बोला कंट्रोल F तो आना ही चाहिए, पर उसको भी ये प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, ठीक है सर, ये तो ओके, ठीक है सर। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीक। और यस, विनायक जी कुछ कहना चाहते हैं? या विनायक जी कहिए। सर एक्चुअली ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, हाँ, बट जैसे कि हमने अभी 1-2 सेक्टर जो भी खुद असाइनमेंट की है, तो वहाँ पे हमें पता है कि कौन लीडर है और क्या कंक्लूजन है। तो और अभी पिछले कुछ दिनों से मार्केट भी बहुत गिरा हुआ है, तो क्या हम अक्यूमुलेट करना शुरू करें या पूरा कोर्स होने का वेट करें? सर असल में पूरा सीखने के बाद ही करना चाहिए, राइट? पूरा सीखने के बाद ही करना चाहिए। पर तब तक क्या कर सकते हो, देखो हम लोग काफी डेटा ऑलरेडी देते हैं हर वीक। कल ही मैंने जैसे टिमलीज का डेटा अपडेट किया था, राइट? वो डेटा को पढ़ो और आपको कंफर्टेबल लगता है, समझ में आता है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, राइट? तब तक, क्योंकि ये करेक्शन का मौका है। अब ऐसे मौके अपने को बार बार नहीं आएंगे। हाँ, तो करेक्शन जब हमारा पढ़ाई हो जाएगा तब, जब पढ़ाई होगा तब पता चला मार्केट ऊपर है। हाँ, ऐसा ही होगा आपका। फिर वो 4 महीना खत्म होगा और वो 19,000 होगा, तो क्या करेंगे? इसीलिए पूछा सर। बराबर, राइट? तो हम लोग अपडेट करते ही है। मेरे ख्याल से मैं हर हफ्ते कम से कम 2-3 कंपनी देने का प्रयास करता हूँ, राइट? तो उसके हिसाब से धन्यवाद। तो वी आर गोइंग टू मीट नेक्स्ट वीक, और कल आपके नए सेशन अपडेट हो जाएंगे। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीबॉडी। थैंक यू।